ये एक परिवारवाद है। जैसे हल्दीराम भुजिया वाला होता है, या कोई बिरला होता है, या कोई और कंपनी होती है, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, रिलायंस होता है, वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। आप भी एक इस प्रकार से फैमिली ओन्ड नहीं तो एक, चलो एक अपने एक ओलिगोपोली टाइप की एक अपनी एक क्लोज सेट ऑफ ग्रुप है, उसका आप व्यापार कर रहे हो। आप उस व्यापार में रहिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं इसमें भी बहुत ये बिलीव नहीं करता कि कोई ये कहे कि नहीं, उनको टैलेंट को प्रमोट करना ही चाहिए। मैं मानता हूं उनकी मर्जी है, कि उनकी प्राइवेट बॉडी है, उनकी मर्जी, जिसको प्रमोट करे जिसको नहीं करे। किंतु फिर उनको जो यहाँ पर एक अनड्यू स्टेटस प्राप्त हो गया है, एज इफ दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, दे आर द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, इस बकवास को दूर कर देना चाहिए। दे आर द सॉफ्ट पावर्स ऑफ इंडिया बिकॉज दे हैव हाईजैक्ड इंडिया। जैसे ब्रिटिश ने राज कर रखा था, वैसे किसी और को आप आने नहीं देते। नमस्कार। संक्षेप में मैं क्योंकि जेम्स ऑफ बॉलीवुड हैंडल का नाम है, तो मैं कुछ बॉलीवुड के ब्रीफ में कुछ उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस बताना चाहता हूँ। हमारे समाज में जो बॉलीवुड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो बताना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो बॉलीवुड का एक तो ये योगदान रहा है बहुत बड़ा, कि एक हिंदू को उसने ये सिखाया कि क्यों तुमको सदा अपने हिंदू होने के ऊपर में शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, तुमको लज्जित हो रहना चाहिए, तुमको क्यों ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं, और यदि कुछ अच्छा है तो वो एक हास्य जोक या मजाक तक के लिए ठीक है। बॉलीवुड ने हमें ये भी सिखाया कि यदि किसी महिला को कोई बहन बोल रहा है तो वो क्यों आपत्तिजनक है। यदि किसी महिला को सड़क पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, उसकी वो देखकर कोई सीटी नहीं बजा रहा, तो इसका मतलब उसके साथ में कुछ समस्या है, और उसको ये इस पे विचार करना चाहिए कि वो ऐसा क्या करे कि इस प्रकार के हवस की भावनाएं लोगों में उसके प्रति जागृत हो। नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम है। बॉलीवुड ने बच्चों को ये सिखाया कि जैसे ही आप 15-16 वर्ष की आयु के होते हो, तो आप अपने क्लास 10, अपने 11 के बोर्ड के एग्जाम्स और उन सब की तैयारियों को छोड़कर आपके कितने बॉयफ्रेंड है और कितने गर्लफ्रेंड है, उनके साथ में आप क्या अय्याशियां करोगे, वो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके गली के अंकल वगैरह आपको देखकर तो आपकी 16 बरस की जवानी के ऊपर अपने पागलपन के कुछ हरकतें करके नहीं दिखाते, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर प्रॉब्लम है। तो ये बॉलीवुड के कुछ योगदान मैंने बताए। और हाँ, बॉलीवुड ने ये जरूर बताया कि हिंदू समाज को नष्ट करने के पीछे जो कुछ ताकतें हैं, उनमें एक तो ब्राह्मण है, पुजारी है, जो कि पाखंडी होता है, भगवान के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाता है, शोषण करता है। दूसरा एक लालची बनिया होता है, जिसका एक ही कार्य होता है कि सबकी किस तरह से सबका खून चूस के, वो जो वो शेक्सपियर वाली एक कहानी है ना, वो शाइलॉक वाली, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो शाइलॉक की जगह पे यहाँ पर वो बनिया आ जाता है, और एक ठाकुर होता है, जिस ठाकुर के दो ही काम होते हैं, कोड़े लेकर सबको मारना और लोगों को विवश कर देना कि वो डाकू बन जाए, और दूसरा है कि अनजान महिलाओं के साथ बलात्कार करना। तो ये बॉलीवुड ने हमारे समाज का रूप सामने रखा। बॉलीवुड ने ये ग्लोरीफाई किया कि जो इनसे हटकर किसी प्रकार के व्यसन में लिप्त होता है, चोरी करता है, डाका डालता है, पॉकेटमारी करता है, वो वास्तव में सच्चा महापुरुष होता है। उसके अंदर में वास्तव में एक मनुष्यता होती है। आप यदि 70s 80s से आप पूरे एक अगर दौर को देखें, तो उसमें यही चलता था कि वो कैसे वो बेचारे कोई पॉकेट मार बन जाता था, कोई स्मगलर बनता था, और वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता था। और ये जरूर बॉलीवुड ने बनाया कि इन सब के बीच में जो एक रे ऑफ होप है, एक जो आशा की किरण है, वो रहीम चाचा, जो कहीं पर भी सड़क में बैठकर जब नमाज अदा करते हैं, तो नमाज अदा करते करते किसी वो कोई बच्चा गिरता रहता है उसको बचा लेते हैं, वो कोई आत्महत्या करने के लिए कोई महिला जाती रहती है तो उसको बचा लेते हैं, कहीं पे कोई अनाथ हो जाता है तो उसको घर में आश्रय दे देते हैं। तो ये उन्होंने डेफिनेटली बॉलीवुड ने हमें सिखाया कि रहीम चाचा के
इस पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से, और जो ये रहीम चाचा सड़क में कहीं पर भी बैठकर नमाज करते हैं, तो उसके कारण हमारा ये जो समाज पूरी तरीके से ये ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इनके कुचक्र में जो फंसा हुआ है, उसमें कैसे उनको थोड़ी सी एक राहत मिल जाती है। तो बॉलीवुड ने ये भी बताया कि जब बच्चे कोई अनाथ होते हैं तो वो मदर मेरी और लॉर्ड जीसस के आशीर्वाद से, वो कुछ अनाथ आश्रम होते हैं क्रिश्चियनों के, वही उनकी रक्षा करते हैं। और अगर इन दोनों को आपके रहीम चाचा और ये जो चर्च का फादर है, इनको अगर आप सिस्टम से हटा दें, तो फिर मेरे विचार में या बॉलीवुड के विचार में सब जगह अंधकार ही अंधकार है। बॉलीवुड ने ये भी लोगों को समझाया, और बॉलीवुड का ये जो चश्मा है, ये लोगों के ऊपर एक सम्मोहन एक ऐसा रहा है, और 1950 के लगभग से ही ये आरंभ हुआ। और तब एक अलग एक रियलिटी, जो वर्चुअल रियलिटी से बढ़कर एक रियलिटी बॉलीवुड ने प्रस्तुत कर दी इस देश के लोगों को। और ये क्या होता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक विषय है कि व्यक्ति को जो प्रेजेंट किया जाता है ना, तो जैसे अगर मैंने एक रोल निभाया, मैंने एक्टिंग की, जैसे किसी ने महाभारत में कृष्ण का रोल निभाया, किसी ने राम का रोल निभाया, तो आप देखोगे कि जो लोगों में एक बहुत ही एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो वास्तव में उस एक्टर को ही राम या कृष्ण मानने लग जाते हैं। आपको यदि स्मरण होगा तो ये स्वयं राम, ये अरुण गोविल जो थे, या फिर नितेश भारद्वाज जी थे, वो भी स्वयं कहते हैं कि वो कहीं जाते थे और लोग उनके चरणों को छूने तक आ जाते थे, और उनको बड़ा विचित्र लगता था। तो क्या है कि ये, क्योंकि व्यक्ति किसी के प्रति जो भी धारणा बनाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो व्यक्ति बनाता है जो उसको उस तरफ से जो भी उसको इनपुट्स मिलते हैं। एक्टिंग, फिल्म, सिनेमा, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, मीडिया, ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट करके, फिल्टर करके किसी भी व्यक्ति के एक पर्टिकुलर रूप को ही दिखाते हैं। तो अधिकांश लोग, बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी जो होते हैं, वो उस ऑल्टरनेट रियलिटी को ही सत्य मानने लग जाते हैं। जैसे एक पहले की एक बात भी है कि वो एक पहले अभिनेत्री हुआ करती थी, नूतन नाम की। तो वो नूतन जो है, वो उसने फिल्मों में एक अपना जो एक इमेज सेट किया था, वो किया था कि एक बड़ी पतिव्रता स्त्री है, जो अपने पति का सदा साथ देती है, बहुत ही धार्मिक सात्विक महिला है। और वो उस प्रकार की उसने बहुत सारी फिल्में की, कई बहुत सारे हिट गाने भी हैं उनके ऊपर, वो जिसमें पति थोड़ा सा पति के शरीर में कुछ व्याधियां है, किंतु वो तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो करके वो प्रसन्नता से रहती है। तो फिर कहते हैं कि एक बार कोई बड़ा भावुक होके उसके बंगले में पहुंच गया। तो बंगले में जब पहुंचा तो उसने देखा कि वो वहां पर एक कुछ अलग प्रकार के वस्त्र पहन कर एक अलग प्रकार का लाइफस्टाइल जी रही है, तो उसको इतना शौक लगा। तो वो बात उसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आई थी, मेरे विचार में 60s की बात है। तो क्या होता है, कहने का अर्थ है कि एक केयरफुली क्राफ्टेड रियलिटी कैमरे के आगे आप प्रस्तुत करते हो, जिसमें वो हीरो होता है, सुपर हीरो होता है। और यहाँ के लोग, विशेष रूप से भारत के लोग, तो वैसे भी भारत ये शिक्षा के क्षेत्र में तो कम से कम पिछले 100 वर्षों से तो बहुत ही पिछड़ा हुआ देश रहा है। तो यहाँ के भोले भाले सीधे लोगों के लिए वो रियलिटी उनके लिए सत्य बन गया। अमिताभ बच्चन जी अगर किसी फिल्म में अगर इतने गुंडों को पीट देते हैं और सत्य के साथ लड़े रहते हैं, और विलेन बन के भी, स्मगलर बन के भी दीवार फिल्म में खुश तो बहुत हो गए तुम बोलकर भी फिल्म के हीरो बन जाते हैं, चाहे डार्क हीरो ही सही, तो उनको लगता है यही सच है, यही हीरो होता है। वो अलग बात है कि वो जब 50 गुंडों को मारते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि स्वयं अस्थमा के पेशेंट हैं या उनके अंदर व्याधियां है, किंतु जो एक व्यक्ति वो नहीं समझ पाता है। तो वैसे ही एक एक आप देखोगे जिसने एक एक रोल किया वो तो अच्छा ही होगा। के मेनन साहब ने शौर्य फिल्म में एक बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी दी, तो भी मैंने जब सब बॉलीवुड में हम लोगों ने शेयर भी किया था, तो बहुत सारे लोगों का, अरे के मेनन वास्तव में फिल्म वाला तो बदमाश था,
वो था, लेकिन के मेनन साहब जो है वो बिल्कुल हिंदूवादी हैं, ये है वगैरह, कई लोग बोल रहे थे। अब मुझे हंसी आ रही थी। मैं ये नहीं जानता के मेनन साहब हिंदूवादी हैं या साम्यवादी हैं या कांग्रेसवादी हैं या क्या, आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज ही इज एन एक्टर। व्हाट ही डिड वाज हिज डिलीवरी आउट देयर, एंड नो डाउट ही गेव अ वेरी फैंटास्टिक डिलीवरी। मगर लोगों को ये लगता है कि वो जो डिलीवरी उन्होंने दिया है वो उनकी पर्सनालिटी है, वही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये करके तो बॉलीवुड ने क्या किया कि केयरफुली क्राफ्टेड। और एक बात आप समझिए, 1950 से लेकर टिल रिसेंटली, जब तक इंटरनेट वगैरह बहुत अधिक स्प्रेड नहीं हो गया, तब तक बॉलीवुड वाज परहैप्स वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। अच्छा था बुरा था इसके ऊपर विश्लेषण नहीं कर रहा, मेरा विचार तो ये है कि पूरी तरह से एक उसका एक निगेटिव प्रभाव भी पड़ा है, किंतु एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। उस एंटरटेनमेंट में जिस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता था उसको लोग रियलिटी समझते थे, वो उनके अवचेतन मन के साथ में वहां पर उस लेवल पे उनको मैनिपुलेट करता था। यहाँ तक कि बॉलीवुड में कोई किस प्रकार के हेयर स्टाइल को रख लेगा तो वही हेयर स्टाइल लोग भी रखना चालू कर देंगे। जब साधना ने अपने बाल आगे से काटने चालू किए तो साधना कट महिलाओं में फेमस हो गया। अमिताभ बच्चन जी ने अपने कान को ढकना आरंभ कर दिया, तो लोगों ने बोला कि अगर मेरे कान का इतना सा भी हिस्सा दिख रहा है तो ये 80s के बिगिनिंग की बात है तो पाप है, तो लोग जबरदस्ती अपने बाल खींच खींच के यहाँ तक लंबे रखते थे। फिर अमिताभ बच्चन जी ने रखा तो राजेश खन्ना जी ने भी रखना चालू किया, तो आप सडनली देखोगे कि वो हो गया एक। तो जब बालों में, बातचीत के स्टाइल में, खड़े होने के स्टाइल में, बोलने की शैली में, सब जगह प्रभाव पड़ता है, तो उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में, मानसिकता में भी प्रभाव पड़ा है। और ये प्रभाव, तो ये तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से बॉलीवुड ने लोगों को, और विशेष रूप से जो वल्नरेबल लोग हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है भाई, आज भी पढ़े से पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बॉलीवुड के कहीं ना कहीं किसी न किसी जाल में फंसे हुए रहते ही हैं। कि किस देश में जब हम स्वतंत्र हुए थे तब देश की जनसंख्या थी 40 करोड़, आज देश की जनसंख्या है 125 करोड़। तो करोड़ों के देश में यदि बॉलीवुड के भीतर कम से कम, ज्यादा नहीं, 60s, 70s और 80s, आप 30 साल के, ये 3 दशकों को ही ले लीजिए, बल्कि मिड 50s के बाद से ले लीजिए, और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा, कितने आप प्लेबैक सिंगरों के नाम जानते हो जो उस समय में गाना गाते थे करोड़ों के देश में? तो आपको मेल सिंगर्स में मिल जाएगा किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मन्ना दे, उसके बाद में कोई बोलेगा कि चलो महेंद्र कपूर, कोई बोलेगा अच्छा ठीक है बाद में भूपेंद्र जी आ गए, उसके बाद में कोई बोलेगा अच्छा बाद में वो एक वाडेकर साहब आ गए, और कोई बोलेगा चलो मनहर उदास जी आ गए, वो बाद में आकर आए हैं। कुल मिला के 7-8 महिला सिंगर्स की नाम मैं आपको बताऊं तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, तीसरा नाम गीता दत्त। हाँ, गीता दत्त जी की तो उस समय मृत्यु हो गई। गीता दत्त जी के बाद में कौन, आपको नाम खोजने में समस्या होगी, तीसरा आप बोलोगे उषा मंगेशकर। तो अगर आप ये मुझे कहना चाहते हो कि इस देश के 40 करोड़ लोग जब स्वतंत्रता के समय थे, जिस समय में उनका पीक चल रहा था, तब देश में 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ लोग हुआ करते थे। उसमें से बॉलीवुड में केवल एक ही या दो ही सिंगर्स हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं नहीं, ये मतलब इतना भी, फिर तो या तो हम ये स्वीकार कर ले कि इंडिया इज अ कंप्लीटली टैलेंटलेस कंट्री। हमारे यहाँ पर टैलेंट होता ही नहीं है, टैलेंट की बंजर भूमि का नाम भारत है। हमारी इतने म्यूजिक के रिच फोक ट्रेडिशंस हैं, हमारी इतनी अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो वहां पर भजन गाने वाले इतने आपको मिल जाएंगे, आप बल्कि एक एक गली गली में, यहाँ पर इस देश में तो म्यूजिक का इतना बड़ा, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिक ट्रेडिशन जहाँ पर रहा है, गली गली में एक आपको एक टैलेंट मिल जाएगा। वहां पर यदि किसी इंडस्ट्री में एक ही परिवार के लोगों को गाने का अधिकार दिया, तो फिर कहीं ना कहीं ये होता है कि इसको ही हम कहीं पे मोनोपोली कह लें या नेपोटिज्म कह लें या कुछ भी कह लें, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड, अंग्रेजी मुझे नहीं पता। बट ये बात तो है कि इसी को कार्टेल कहा जाता है, कि कोई और टैलेंट, तो जो आरोप लगता है कि कोई और टैलेंट नहीं आने दिया जाता, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी कोई टैलेंट यहाँ पर नहीं आए, और
कहने का अर्थ है कि ये एक प्राइवेट, और मैं कोई बोले कि नहीं गलत है सही है, हमारी मर्जी, हम जिसको भी अंदर लाएं तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ। फिर आप मान लीजिए कि ये एक परिवारवाद है। जैसे हल्दीराम भुजिया वाला होता है, या कोई बिरला होता है, या कोई और कंपनी होती है, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, रिलायंस होता है, वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। आप भी एक इस प्रकार से फैमिली ओन्ड नहीं तो एक, चलो एक अपने एक ओलिगोपोली टाइप की एक अपनी एक क्लोज सेट ऑफ ग्रुप है, उसका आप व्यापार कर रहे हो। आप उस व्यापार में रहिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं इसमें भी बहुत ये बिलीव नहीं करता कि कोई ये कहे कि नहीं उनको टैलेंट को प्रमोट करना ही चाहिए। मैं मानता हूं उनकी मर्जी है, कि उनकी प्राइवेट बॉडी है, उनकी मर्जी, जिसको प्रमोट करे जिसको नहीं करे। किंतु फिर उनको जो यहाँ पर एक अनड्यू स्टेटस प्राप्त हो गया है, एज इफ दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, दे आर द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, इस बकवास को दूर कर देना चाहिए। दे आर द सॉफ्ट पावर्स ऑफ इंडिया बिकॉज दे हैव हाईजैक्ड इंडिया। जैसे ब्रिटिश ने राज कर रखा था, वैसे किसी और को आप आने नहीं देते। यहाँ पर यदि आप बोले कि इतना गोल्डन राज हुआ है यहाँ के संगीत का, म्यूजिक का, तो देखिए कुछ म्यूजिक की कंपनियां हुआ करती थी, और वही वो गाना को प्रोड्यूस करते थे। आई गिव इट टू बॉलीवुड, आई गिव इट टू बॉलीवुड एंड द पीपल आउट देयर, कि उन्होंने एक इतना अच्छा इंडस्ट्रियल सेटअप किया। जैसे मारुति ने एक बहुत अच्छा अपना एक ऐसा सेटअप किया। मारुति की गाड़ियां इसीलिए बहुत अधिक बिकती हैं, क्योंकि गली गली जहां पर भी आप जाओगे तो वहां पर आपको मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाता है। बाकी किसी गाड़ी की नहीं मिलती। बहुत सारे लोग इसीलिए खरीदते हैं कि भाई मारुति की गाड़ी खरीद लो, सर्विस आपको अच्छी मिल जाएगी, रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। पीपल नो देयर में बी सुपीरियर कार्स, बट इसके लिए कोई नहीं जाता। तो एक नेटवर्क बनाया उन्होंने। वैसे ही बॉलीवुड ने एक अच्छा अपना नेटवर्क बनाया, फिल्मों का नेटवर्क बनाया, फिल्म के हॉल्स का नेटवर्क बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाया, पैसों का नेटवर्क बनाया, बहुत कुछ का नेटवर्क बनाया। और उस नेटवर्क को इस तरह से मोनोपोलाइज कर दिया कि जैसे कई कंपनियां होती है कि वो इतना उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी और प्लेयर को वहां पर आने का स्कोप नहीं होता। तो ये इन्होंने भी किया। म्यूजिक होगा तो वो एचएमवी ही म्यूजिक की कंपनी है, जिसको अब आरपीजी ने ले लिया है। और या फिर बाद में कोई म्यूजिक इंडिया आ गई, तो आपको जो गाने मिलेंगे वो इन्हीं के थ्रू मिलेंगे। हमारे यहाँ पर हीरो कौन बनकर आएगा भाई? या तो अर्ली एज में जो आ गए कुछ, वो अलग बात है, उसके बाद में इन परिवार के लोगों को ही करेंगे, क्योंकि हमें नहीं किसी और को एंट्री कराना। तो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे वो हो किसी न किसी फैमिली लिंक के थ्रू। वो काफी लोगों को पता नहीं है कि शाहरुख खान जी भी फैमिली लिंक के थ्रू आए हैं, बट एनीवेज वो एक अलग विषय है। बट तो ये हम इनको करेंगे। तो ये आपका एक क्लोज्ड कॉर्पोरेशन है। व्हेन यू आर अ क्लोज्ड कॉर्पोरेशन, व्हेन यू आर अ प्राइवेट बॉडी विच इज अ क्लोज्ड कॉर्पोरेशन, जहां पे कोई मेरिट बोलकर कोई नहीं है, कोई देयर इज नो मैकेनिज्म जहां पर कोई टैलेंट आकर करे, तो आप एक क्लोज्ड कॉर्पोरेशन के रूप में रहिए। यू डोंट रिप्रेजेंट इंडिया। बॉलीवुड डजंट रिप्रेजेंट इंडिया। बॉलीवुड की, और ये जो क्लोज्ड कॉर्पोरेशन रहा है, इसने अपने नॉर्म सेट किए, इसने अपनी भाषा सेट की। बॉलीवुड के अंदर जो भाषा बोली जाती है, बॉलीवुड के अंदर जो फिल्मों के अंदर में, जो गानों के अंदर में जो शब्द बोले जाते हैं, वो शब्द को व्यक्ति बॉलीवुड के थ्रू ही सीखता है। यहाँ का बंगाली नहीं समझ पाता उसको। आयरनी की बात देखिए, बॉलीवुड की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई मुंबई में। मुंबई जहाँ की प्रांतीय भाषा है मराठी। ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री का तो इतना बड़ा सेटअप है, लेकिन वहां पर मराठी का कोई इम्पैक्ट भी नहीं दिखता आपको। कहीं पर अगर इम्पैक्ट दिखता है तो कहीं पर एक हवलदार खड़ा कर देते हैं, पांडु हवलदार। तो पांडुरंगा वहां के एक भगवान के रूप का नाम है। पांडुरंग देवता की पूजा होती है। पांडु, पांडु हवलदार करके आपने प्रेजेंट कर दिया। आपके कहीं पे भी, या साला माथा अटका छे फटका छे कुछ कुछ करके, विल स्पेशल स्लैंग करके एक उसको जोक के रूप में वो प्रेजेंट करते हैं। वहां पर उर्दू क्यों चल रहा है? ऐसा क्यों है कि दिलीप कुमार जी जब शुरू में लता मंगेशकर जी आई थी तो बोला कि ये तो मराठी है, इनके मुंह से तो दाल भात खाती है, ये तो उर्दू बोल नहीं पाएगी। अगर आप उर्दू नहीं बोल रहे तो आप असभ्य हो। अर्थात उर्दू को फोर्सफुली, बलपूर्वक बॉलीवुड के भीतर इंक्रोच कराया गया। यहाँ के गाना गाने वाले सारे उर्दू, और उर्दू के शब्द हैं, ये सारे शब्द, आप बोलिए ना, ओ सनम तेरे हो गए हम, ये सनम शब्द को आपने अपनी दैनंदिनी भाषा में कितनी बार प्रयोग किया है? मोहब्बत शब्द, सनम शब्द, आशिक शब्द, जाने वफा, जाने गुलजार बहार, ये बेगम बहार वगैरह,
ये उर्दू के ही लेक्सिकन है और उर्दू के ही वहां पर प्रयोग हुए, कहीं पे प्रयोग नहीं होते थे। ना भारत की शैली में होते थे, कम से कम 90% भारत में तो नहीं होते थे। तो यू डोंट रिप्रेजेंट इंडिया, यू रिप्रेजेंट अ वेरी माइनॉरिटी, यू रिप्रेजेंट अ माइनॉरिटी माइंडसेट, आइडियोलॉजी, लैंग्वेज, कल्चर, जो कि विभाजन के बाद टेक्निकली उस तरफ चला गया था पाकिस्तान। तो उसके जो जो पाकिस्तान आपसे खो गया, उसके लेगेसी को यहाँ पर रखने के लिए आपने उस इंडस्ट्री को ही पुश किया, जो उसके थ्रू नहीं आता उसको आप आने नहीं दोगे। भारत के संविधान ने, भारत के संविधान के जो निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने तो ये प्रपोजल रखा था कि भारत की राष्ट्र भाषा संस्कृत को बना दो। क्यों? क्योंकि संस्कृत, उनका उनका तर्क बहुत सही था। वो एक तो बोले कि सारा एंशियंट ट्रेडिशन आप भारत के जितने भी देख लीजिए, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे आप सनातनी हो, चाहे कोई हो, सबके संस्कृत के वो है। सिख भी हो तो एक ओंकार संस्कृत से निकल कर आया, सिख शब्द भी संस्कृत से निकला। तो यहाँ पर संस्कृत एक लिंक लैंग्वेज है और अधिकांश भारत में संस्कृत के शब्दों का इतना बाहुल्य है। तो एक, चाहे बंगाल का व्यक्ति दक्षिण भारत वाले से बात करे, दक्षिण भारत वाला व्यक्ति उत्तर भारत वाले से बात करे, संस्कृत के शब्दों के होने के कारण एक सिमिलरिटी लगता लगता हम एक परिवार है। थोड़ी बहुत भाषा में भिन्नता है और बहुत शीघ्रता से समझ लेता है। संविधान में संस्कृत नहीं हुआ तो फिर हिंदी को रखा गया, और आरंभ में जब हिंदी रखा गया तो ये बताया गया कि ठीक है, हिंदी के साथ बाकी भाषाओं का प्रयोग करेंगे, किंतु हिंदी जो रहेगी वो हम संस्कृत निष्ठ रखेंगे। भारत की सरकार के द्वारा जितने भी हिंदी अभियान के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, जितने भी आप आज भी आप भारत सरकार के साइट से आप अगर डाउनलोड करें जो ग्लॉसरीज वगैरह हैं, तो उसमें जो अंग्रेजी शब्दों का जो हिंदी अनुवाद दिया गया है वो 90-95% संस्कृत शब्द है। 90-95% संस्कृत शब्द है। अर्थात संस्कृत निष्ठ हिंदी को प्रमोट करना, संस्कृत को प्रमोट करना, ये एक सबके लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी था, एक सरकार का एक दायित्व था, एक प्रिंसिपल था, एक स्पिरिट था। बॉलीवुड ने कहा कि नहीं, बगावत किया। हमारे यहाँ पर जितने पोएट होंगे सारे लूजर्स इन द लाइफ, डूबियस कैरेक्टर, चाहे साहिर लुधियानवी हो चाहे कोई हो, और जो उर्दू का ही प्रयोग करेंगे। संस्कृत का यदि हम कहीं पे प्रयोग करेंगे तो वो हम केवल मौकरी के लिए करेंगे कि एक पंडित चुटिया के साथ आके नारायण नारायण बोल देगा, प्रिय प्राणेश्वरी आप यदि आदेश करें, प्रेम का हम श्री गणेश करें। इस प्रकार के कॉमेडी के गाने, कहीं पे भी कोई संस्कृत निष्ठ कर रहा है, इतनी भारी भरकम क्यों बोल रहे हो। तो उर्दू को फोर्सफुली किया गया, संस्कृत को किल किया गया। और चूंकि, और इतना जो इनका मैं बताया ना, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी इनकी इतनी तगड़ी थी कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी कि सब जगह फिर लोग इनको ही देखते थे। आप ये हंसी की बात आती है, कोलकाता के भीतर सेल्स स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी, मैं बिजनेस बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, मतलब प्रोफेशनली पढ़ाई की है एमबीए में, तो इस चीज को मैं एडमिट कर सकता हूँ। कोलकाता जैसे नगर में, क्योंकि मेरा तो पालन पोषण कलकत्ता में हुआ है, जहाँ की बंगला भाषा अपने आप में एक समृद्ध भाषा, विकसित भाषा, और जिसका साहित्य इतना विस्तृत है कि उसके आगे उर्दू साहित्य का कोई गिनती नहीं है। उर्दू में तो 4-5 वो कोठों में और तवायफों के साथ में मिलकर है, जाने वफा और ये और बेगम गुलजार और तेरे आशिक वाशिक, ये बेहुदे अधिकतर आपको मिलेंगे वहां पर। बंगला का इतना समृद्ध, आध्यात्मिक से लेकर साहित्यिक से लेकर, जो सबसे रिच, मतलब भारत में नोबेल प्राइज भी यदि किसी को मिला है तो बंगला लिटरेचर के ऊपर मिला है। वर्ल्ड भर में सर्वे होते हैं, तो कई सर्वेज में या कई जगह पे जो उन्होंने ओपिनियंस लिए तो कहा कि वर्ल्ड की सबसे स्वीटेस्ट भाषा, सबसे मधुर भाषा वो बंगला भाषा, अर्थात एक समृद्ध, एक हमारी भाषा है, संस्कृति का एक धरोहर है। किंतु वहां पर भी यदि आप देखें तो जितने भी पॉश आपके सिनेमा हॉल्स हैं, जितना भी जो सेल्स है, वो सारे वो सिनेमा हॉल्स के अंदर में, चाहे वो पैराडाइज सिनेमा हॉल हो, चाहे ओरिएंट सिनेमा हॉल हो, चाहे कोई लाइट हाउस हो, चाहे कुछ हो, वहां पर सब में हिंदी फिल्में ही लगेंगी। हिंदी हिंदी अर्थात उर्दू फिल्में, हिंदी नहीं बोलूंगा उनको, उर्दू फिल्में लगेंगी। और बंगला जो है वो छोटे मोटे एक सेकंड ग्रेड, बंगला फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एक डाइंग फिल्म इंडस्ट्री, मतलब वहां पर कुछ एक बहुत ही छोटा इंडस्ट्री, एक लिमिटेड है। और बंगाल के अंदर में भी, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, बंगाल के भीतर भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज डोमिनेटिंग द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। व्हाई एंड हाउ? तो ये क्या है?
और ये सेम सेम आपको हर स्थान पे मिलेगा, ये सेम हर स्थान पे मिलेगा। और इसीलिए कुछ अंश तक जब मैं ये उत्तर और दक्षिण का डिवाइड देखता हूँ, तो और कई लोग इसके ऊपर में, उत्तर भारत के लोग कई बार थोड़ा से रुष्ट भी होते हैं कि यार वो हमें थोड़ा अलग समझते हैं, या कुछ होते हैं वहां पर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं कुछ हद तक उनसे संवेदनशीलता रखता हूँ, दक्षिण भारतीयों से। एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम, अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम आपकी हिंदी से नहीं है, अर्थात संस्कृत निष्ठ हिंदी से उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो यदि कोई बोलेगा, आप केरला में चले जाइए, अब केरला के अंदर में तो आधे संस्कृत के शब्द हैं। अब तमिलनाडु में जो तमिल अपने आप को संस्कृत से आजकल एक नया ये हो गया है कि हम बिल्कुल अलग हैं, वहां पर भी अधिकांश शब्द या अधिकतर शब्द संस्कृत के हैं। किताब को पुस्तकम बोलते हैं, तो फल को पलम बोलते हैं। तो वो संस्कृत शब्द जब कोई सुनता है तो सिमिलरिटी लगती है, लेकिन जब ये उर्दू आ जाता है तो उनको वास्तव में ऐसे लगता है जैसे अगर आपको मैं कहीं उठाकर चाइना में भेज दूं, तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ पर आ गया। तो वो एक डिवाइड है। बॉलीवुड ने कभी इसको रिजॉल्व करने का प्रयास नहीं किया। तो बॉलीवुड का और एक कंट्रीब्यूशन था कि उसने देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी लोग रहते हैं उनको एक एक कैरिकेचर दे दिया। जो मद्रासी है, अय्यो करेगा। इनका एक गीत है, सुभाष घई की एक फिल्म थी, बहुत ही घटिया बेहुदा फिल्म थी, अश्लील फिल्म थी, विधाता। सुपर हिट हुई थी। उसमें एक गाना था, एक गाने के कारण बहुत अधिक हिट हुई, जिसमें एक 15 साल की बच्ची से, मतलब वो एक्ट्रेस भी उस समय शायद नाबालिग थी, और गाने में भी, जो फिल्म में भी जो उसका रोल था, वो एक अंडर एज गर्ल का था, और वो वहां पर गाना गा रही है, सात सहेलियां खड़ी खड़ी, वो नखरा दिखाए घड़ी घड़ी, एक सहेली का मियाँ ये था, एक सहेली का मियाँ ये था, डबल मीनिंग गाने थे। तो उसमें जब दक्षिण भारतीय को कराया, बोला एक सहेली का मियाँ था डांसर, मियाँ था डांसर, और फिर किशोर कुमार जी डांस करके गाते हैं, और फिर क्या लाइन बीच में, मुत्तुस्वामी बड़ा हरामी। मुत्तुस्वामी जो वहां पर एक संत हैं, जिनको कर्नाटकी संगीत का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स, आइकन माना गया है, लोग पूजते हैं उनको। कर्नाटकी संगीत को जो सीखता है वो मुत्तु स्वामी को बाकायदा उनकी, उनके चित्र रखता है, उनकी मूर्ति रखता है, उनको स्मरण करके उसके बाद अपनी साधना करता है। वहां पर तो पूजा है। संगीत हमारे यहाँ पर एक पूजा रही है। ये तवायफ कोठे वाले संगीत तो बाद में आए, हमारे यहाँ पर संगीत साधना रही है, ईश्वर को प्राप्ति का साधन रहा है। तो वो जो मुत्तु स्वामी को सीधा आपने बड़ा हरामी बोल दिया, और उसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, या पता भगवान जाने ब्लॉकबस्टर भी बन गए, ना कभी किसी ने अपोलॉजी की। तो ये इन्होंने इस प्रकार से पूरे कल्चर को, ये हमारे जितने भी प्रांतीय, जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक वगैरह यदि डाई कर रहा है, फोक का जितना रिच कल्चर था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। रीजनल बायसेस क्रिएट करने में बहुत अधिक योगदान है। मारवाड़ी सेठ एक अलग प्रकार का रहेगा, दक्षिण भारतीय अलग रहेगा, बंगाली उड़ी बाबा वैसे करके वो एक अलग रहेगा। इनको लग रहा है कि जोक हो रहा है, किंतु रहीम चाचा के साथ में कभी कैरिकेचर नहीं हुआ। पंडित जो है वो ओम प्रकाश जी कई में पंडित करके कि हाँ तेरे पूजन को भगवान में बनाऊ बैंक में आलीशान करके वो ढोंगी कर रहे हैं, मगर कभी कोई नमाज करते समय कभी कोई रहीम चाचा का कोई मजाक करते नहीं दिखेंगे, या कोई ऐसे ऐसे जब मुंह हिला रहे हैं तो कहीं पे आंख मार दियो, नहीं। वो करने की इनमें कभी भी अपना शौर्य नहीं दिखाएंगे। इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया। और फिर मजे की बात है, इनमें से अधिकतर, एटलीस्ट बिगिनिंग में जो लिरिक्स राइटर थे, वो भी सारे के सारे वही थे जो मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। और फिर बाद में जब एक ट्रेंड बन गया, तब बॉलीवुड एक वो कॉर्पोरेशन बन गया कि अब इसके अंदर में कोई भी आए। आज के दिन मैं डेफिनेटली बोलूंगा बॉलीवुड एक सेक्युलर है, मतलब ये नहीं है कि केवल यहाँ के एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग ही इस प्रकार का हेट लिटरेचर या बाकी की तरफ डिसडेन क्रिएट करते हैं। अब तो ये बन गया कि उन्होंने एक सेटअप कर लिया कि जब तक आप अपनी संस्कृति को लेकर मौकरी नहीं कर रखे, तब तक आपकी एंट्री नहीं है। तब तो यहाँ पर भी जो आता है तो वो वैसा ही आएगा भाई। ओवैसी की पार्टी में या तो ओवैसी होगा, या फिर कल के दिन हो सकता है कि ओवैसी के साथ में बरखा दत्त भी आ जाएगी कहीं पे, कहीं शामिल होने के लिए, कल कैरियर बनाना हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो नहीं आएगा ना। तो ये समस्या है यहाँ पर कि अब जो भी है, इसीलिए कोई बोलता है ये ऐसा था वैसा था। और मैं बॉलीवुड को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूं, तो कि ये पूरा एक ऐसा कॉरपोरेशन बना कि इसमें जो भी हो, जो अच्छा हो बुरा हो, आपको बहुत महान लग रहा हो, जिसके रोल्स उसने बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट करके किए हो, जिसने स्टेटमेंट्स कुछ भी दिए हो, अंत में संगत में तो उन्हीं के साथ बैठ रहा है।
तालिबान को यदि कोई चाय सप्लाई करने का काम कर रहा है तो उसको संत नहीं बन जाएगा, वो भी तालिबान का चाय सप्लायर ही रहेगा। तो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ के हीरोज हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ये भी बात मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे किसी भी पार्टी को, उनका एक एजेंडा रहा है। शुरू में एक समुदाय विशेष के लोग थे जो इसको प्रोपोगेट करते थे। फिल्म बनाने वाले सारे विस्थापित पाकिस्तान से विस्थापित ये थे, चोपड़ा, बी आर चोपड़ा, कोहली वगैरह, ये करके कपूर वगैरह। तो ये जो बी रेसिनेटेड, अगर मैं बोलो कि उनको कोई हिंदू धर्म से पता नहीं इनका कुछ था, और वो अपने साथ में ये अपने शायरों को ले आए, ये उर्दू नशीं साहिर जहानवी और कोई कैफी आजमी और पता नहीं कौन। तो शुरू में तो इन लोगों ने बना लिया कि हम लिरिक्स लिख देंगे, मैं पैसा दे दूंगा और अपना काम चलेगा। फिर एक जब इंडस्ट्री के नॉर्म सेट हो गए, तो वो नॉर्म जब एक बार सेट हो जाते हैं, तब कहना नहीं पड़ता है, तब कहना नहीं पड़ता है, तब अपने आप वही लोग अट्रैक्ट होते हैं। फिर चाहे आनंद बख्शी आए उसके अंदर में, चाहे कोई देव कोहली साहब आए, चाहे कोई आपके ये प्रसून जोशी जी आए जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, चाहे कोई आए, वो उसी इकोसिस्टम के लोग रहेंगे। होता यह है कि आज के दिन ऑब्वियसली 2014 के बाद में जब अचानक से राजनीति का एक प्रबल रूप से भगवाकरण हुआ, तब से काफी लोगों ने फिर अपने सुर बदले, क्योंकि ये तो बात है, बरसाती जो ये गिरगिट होते हैं वो रंग बदलते हैं। बॉलीवुड के भी लोगों ने रंग बदले हैं, मगर इनका पास्ट देख लें तो आपको इनके पूरे लाइफ स्टाइल ना इन्होंने कभी रिग्रेट किया, किसी ने कोई स्टेटमेंट ये नहीं बोला कि मैं उस समय मेरी विवशता थी, मैंने ऐसे कार्य किए। कुछ लोगों ने तो बोले हैं, जैसे पुनीत इस्सर जी है, उन्होंने एडमिट किया है कि मेरे को रोल नहीं मिल रहे थे, भूखा मर रहा था तो मैंने कुछ किया, मगर बाकी उन्होंने नहीं किया। दे आर प्राउड ऑफ दैट थिंग जो उन्होंने काम किया। और उसके बाद में अब वो इधर आ जाए चाहे उधर आ जाए, तो ये एक ट्रेंड सेट हो गया। अब वो ट्रेंड के बाद में बाहर का तो ये एक तो ट्रेंड सेट होने के बाद में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है कि बॉलीवुड ने कभी भी ये सबको, बॉलीवुड ये भी करता ना कि चलो हम अपने अनुसार, अपने टैलेंट, अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मैं आई वुड हैव गिवन इट टू देम। क्योंकि जो क्रिएटिविटी का एक्सप्लोर करता है वो हो सकता है कि कुछ ऐसे बैरियर्स को तोड़ने का प्रयास करे जो मुझे गलत लगता है, मगर ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबका अधिकार है कुछ अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कुछ कर रहा है। बॉलीवुड ने, जो एटलीस्ट बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे लगता नहीं है कि कहीं पे कोई क्रिएटिविटी वाज देयर गोल। कुछ टैलेंट को, कुछ अपने अपने पोटेंशियल को, या फिर अपने अंदर के सरस्वती को जागृत करना, सरस्वती पूजा है तो माता जी का नाम आ गया, अपने अंदर के किसी एक योग्यता को निखारना, ये सब कहीं कोई गोल नहीं था। पिकासो ने अगर कुछ आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई हो, मुझे पिकासो की मॉडर्न आर्ट नहीं समझ में आता, पर एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि वो कुछ प्रयास कर रहा था। हो सकता है कि मतलब जिन्होंने स्टडी किया वो ज्यादा अच्छा समझ सकते होंगे कि कुछ प्रयास कर रहा था कुछ नया क्रिएट करने की। हो सकता है आई एग्री, आई डिसएग्री, बट एटलीस्ट देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ टैलेंट, स्किल, कॉम्पिटेंस। बॉलीवुड के पूरे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है कि उन्होंने कुछ भी टैलेंट के लिए, कुछ यूनिकनेस के लिए किया हो। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री माइंड, सबसे अधिक मोशन पिक्चर्स भारत में आज से नहीं, कई दशकों से बन रहे हैं। कहीं भी कोई सिनेमा जगत को, आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग को, फिल्म मेकिंग की कला को कुछ भी बॉलीवुड की तरफ से कंट्रीब्यूशन रहा हो, संगीत के रूप में रहा हो, कैमरा कैसे पकड़ा जाए उसके रूप में रहा हो, संवाद कैसे बोला जाए उसके की रहा हो, कितने अलग अलग प्रकार के मेथड एक्टिंग करते हैं, कुछ हिस्ट्रॉनिक्स करते हैं, कुछ अलग अलग विधा ऑफ एक्टिंग होती है उसके ऊपर रहा हो, वेशभूषा के ऊपर रहा हो, प्लॉट्स के ऊपर रहा हो, कहीं पे भी कुछ नहीं है। पूरा का पूरा चोरी का माल। द ओनली गुड फिल्म इन बॉलीवुड जो आपको बहुत अच्छी लगी, इसका मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से उन्होंने चोरी की है, उठाया है कहीं से, सीधा सीधा। म्यूजिक हो चाहे कोई हो, और चाहे इनके बड़े बड़े दिग्गजों से लेकर आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वगैरह, ये जो बड़े बड़े शंकर जयकिशन से लेकर आप आज तक में प्रीतम साहब तक पहुंच जाइए, ए टू जेड टोटल सेम यही चीज चल रहा है। और द ओनली टैलेंट विच लाइज इज कि वो चोरी को कितना अच्छे से उन्होंने कैमोफ्लेज किया। तो ब्लेटेंटली
आप आप ये सोचिए, बिगिनिंग में मैं मान सकता हूँ कि एक व्यक्ति स्ट्रगल करने के लिए जो भी उसको रोल मिला, सिल्वर स्टैलोन को कहते हैं कि रोल नहीं मिला तो शुरू में वो उसने एक सेमी पॉर्न मूवी में कहते हैं काम किया। भाई वो डिनाई करते हैं मगर बोला कि स्ट्रगल कर रहे थे। मगर फिर उन्होंने अपने आप को करके उन्होंने फिर रॉकी सीरीज बनाया जिसके बाद में वो ट्रांसफॉर्म हुए। और अगर आप रॉकी सीरीज को देखें तो एटलीस्ट आई गिव इट टू हिम कि एक नया फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग किया जो बहुत ही रियलिस्टिक था। और रॉकी फिल्म को बनाने के समय में वो अपने अंदर में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाते थे। तो द ट्रांसफॉर्मेशन, द बॉडी दैट यू सी फॉर हिम, द एक्सरसाइजेस दैट ही इज डूइंग ऑन द कैमरा, ये इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो उसके लिए इतने महीनों से प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म किया, एक फिल्म के लिए अपने आप को थोड़ा बल्की बनाया, एक के लिए लीन बनाया, एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस किया। अब यहाँ पर क्या है कि वो अगर बनाते हैं रॉकी सीरीज तो यहाँ पर एक धर्मेंद्र जी बना देते हैं मैं इंतकाम लूंगा, और वही बॉक्सर बन जाते हैं। और उसमें बस वो जो जो सीन्स उसने किए हैं रॉकी ने, यहाँ पे म्यूजिक चेंज करके गाना करके आप सेम सीन कर देते हो। उसमें रॉकी साहब जो है वो पुलअप्स करते हैं तो उनको पूरा बॉडी दिखाया जाता है। अब धर्मेंद्र जी उस आयु में पुलअप नहीं कर सकते तो उनका खाली ऊपर का पार्ट हिला के ऊपर नीचे हिला दिया। संगीत आप ले लो, गुमनाम है कोई, वो भी कहीं से उठा लिया, जितने भी टॉप म्यूजिक है सब उठा लिया। प्लॉट्स, एक्शन सीक्वेंस, एक व्यक्ति बिगिनिंग में ये काम करे समझ में आता है, जब अपने कैरियर के अंत तक पहुंचता है, वेटरन बन जाता है, एक फिल्म मेकर, यश चोपड़ा जैसा फिल्म मेकर जो 1950 से फिल्म मेकिंग के अंदर में है, वो यदि 2000 तक में भी आकर मोहब्बतें जैसी घटिया फिल्में बना रहा है तो इसका अर्थ ये है कि, और उसमें भी गाने कहीं से उठा लिए, कहीं से कुछ म्यूजिक कर लिया और अपना घालमेल कर लिया और हिंदू धर्म को गला वो बता दिया, गुरुकुल व्यवस्था के ऊपर में मौकरी कर दी। तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपका एजेंडा परस्यूट ऑफ आर्ट नहीं है। 70 साल की आयु में अगर यश चोपड़ा जी एक डर पिक्चर बनाकर गाना उसमें डालते हैं 16 बटन मेरी चोली में, वो फिल्म भी कॉपी, डर भी कोई एक नेगेटिव वो वाला हॉलीवुड की घटिया फिल्म से उठाकर उन्होंने किया, और 16 बटन चोली हम और लता मंगेशकर जी उसको गा देती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टैलेंट, आर्ट, ये सब आपके कहीं गोल में नहीं थे। कहीं ना कहीं आपका गोल मनी मेकिंग था, और चूंकि केवल मनी मेकिंग था इसीलिए बॉलीवुड के साथ जो और एक प्रॉब्लम आ गई वो ये आ गई कि शुरू में तो ये टैक्स बचाने के लिए करते थे, और उसमें ठीक है इंदिरा गांधी जी का भी काफी उसमें कंट्रीब्यूशन है, या देश में इतनी हैवी टैक्सेशन थी तो टैक्स बचाने के लिए मूवियां बनाते थे। चलती का नाम गाड़ी फिल्म किशोर कुमार जी ने इसीलिए बनाई थी कि उनको फिल्म के खर्चे करके उनको अपने टैक्स बचाने थे, वो फिल्म गलती से हिट हो गई। तो पहले तो काफी फिल्में ऐसे बनती थी। मिस्टर नटवरलाल फिल्म जब बनी थी तो वो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है उन्होंने खुद ही कहा था कि हमने तो बस कोई प्रकार से जुगाड़ करके अमिताभ बच्चन और इनको साइन कर लिया, और उसके बाद में इतने से इतने बजे का टाइम उनका फिक्स कर दिया कि आप इतने से इतने बजे यहाँ पर आ जाओ। अब आज क्या शूटिंग होगी उसके बारे में रात को डिसाइड करते थे कि चलो ये कर दो ये कर दो। तो कहने का अर्थ है कि फिल्म में कोई स्टोरी नहीं थी, कोई प्लॉट नहीं थी, इंक्रीमेंटली चलता गया। एक सीन यहाँ से उठाया, एक सीन किसी किसी हॉलीवुड फिल्म वगैरह से उठा के एक फिल्म बन गई, एक स्टोरी बन गया, चल गया। क्योंकि ये फिल्में होती थी चलो कुछ पैसा कमा लेगी, पैसा नहीं कमाई तो टैक्स का बचत हो जाएगा। और फिल्मों में क्या था, क्योंकि ये पूरा कच्चे का काम था, कच्चा मतलब कोई इसमें पक्का मनी मतलब कोई हाँ वो सब कुछ कैश में काम होता है। फिल्मों के टिकटें भी कैश में सेल होती है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी सब कैश में मतलब, और कितना किस फिल्म को किस एक्टर को कितने पैसे मिले ये भी आपके सारे कैश में, कहीं पे कोई बैंक अकाउंट के अंदर में। तो वो तो अब जाकर थोड़े बहुत कुछ होना आरंभ हुआ, पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने का स्कोप बहुत बड़ा था। पहले टैक्स इवेजन था और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, और जब मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप था और आपको थर्ड ग्रेड फिल्म बनाकर एक मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा एक नेक्सस बन जाता है, तो फिर यहाँ पर हर प्रकार के लोगों ने पैसा लगाना आरंभ किया। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा एक्यूजेशन नहीं है, ये पब्लिक डोमेन की बात है। और इसीलिए अंडरवर्ल्ड का पैसा बहुत आया। अंडरवर्ल्ड के हिसाब से 93 तक तो कितनी फिल्में, अधिकतर फिल्मों के अंदर में आप देखें तो जो लोग हैं वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। कई स्टडीज कह रही हैं कि एक समय में बॉलीवुड में 70% फिल्में एटलीस्ट और फंडेड बाई अंडरवर्ल्ड इन सम वे। शाहरुख खान जी का इंटरव्यू है कि नहीं, मेरे पीछे तो प्रेशर पड़ता था कि नहीं तुम इस फिल्म में काम करो, और नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये कॉन्सिक्वेंस होगा। किसी ने कभी प्रूव करने का फिर प्रयास नहीं किया कि अगर शाहरुख खान जी ने ये कहा है तो चलो किस व्यक्ति ने कहा था, फोन किया तो उस फोन का पता लगाया जाए या ट्रैक किया जाए।
क्योंकि अगर ये परतें खुलेंगी तो हो सकता है कि इसके अंदर में बहुत सारे नेता, बहुत सारे अभिनेता, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारा मीडिया, एक पूरा का पूरा एक आपको पता चलेगा, एक अलग ही एक लेवल का पर्दाफाश हो गया। बल्कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के पश्चात जो एक वोरा कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें कई सारे फिल्म एक्ट्रेसेस के नाम कहते हैं है, वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक ही नहीं की गई। क्योंकि जब होगा तो जब उनका नाम पब्लिक होगा, उन पे प्रोब होगा, उनसे रिलेटेड कौन लोग थे, उनसे और कौन था, तो निकल कर आएगा। और चूंकि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के इसमें लिंक थे, दाऊद इब्राहिम भाई साहब ने तो पत्थर के फूल फिल्म एक जिसमें रवीना टंडन की लॉन्च फिल्म थी और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म थी कैरियर जिससे बदला, तो पत्थर के फूल फिल्म के गाने उन्होंने लिखे हैं। तुमसे ही देखते जो प्यार हुआ, लिंकिंग रोड, समथिंग रोड, समथिंग रोड। तो वो बाकायदा वहां पे नूरा कसकर, वो अभी नूरा कसकर के बेटे को एक्सट्रेडिशन के ऊपर में कुछ चल रहा है, मतलब मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। इनके सब के साथ में आप कितनों के साथ आप इनके फोटो मिल जाएंगी कि वहां पर अनिल कपूर जी की फोटो दाऊद इब्राहिम के साथ में मिल जाती है आपको। इनके पार्टीज में सब जाकर नाचते थे। कभी किसी ने ये नहीं किया कि अरे हमें यहाँ पर अगर नचाया पड़ रहा है, अंडरवर्ल्ड ये कर रहा है और इतने आप पैसे वाले लोग, ये नहीं कि आप गरीब लोग हो को बोलो कि हम क्या करें, कि कोई ये कहे कि चलो इसका प्रोब हो, फाइंड आउट, नैप दम। देश के पूरे, और जिस समय में किया गया तब भाई सरकार भी सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी। क्या पूरे एक देश के गवर्नेंस से बढ़कर ये हो गए? और ये अमिताभ बच्चन जी तो इनके इंदिरा गांधी के परिवार के साथ में विशिष्ट घनिष्ठता थी इनकी। तो ऐसे में जब एक पूरा आपका मोनोपोली चल रहा है, ऐसे अंडरवर्ल्ड ने यदि आपको इस प्रकार से रूल कर लिया, तो मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ मित्रता रही होगी। अनिल कपूर जी का इंटरव्यू है, कहते हैं कि नहीं, जब मुझे कौन सी वो फिल्म, एक फिल्म बहुत ही थर्ड ग्रेड फिल्म है, आवारगी। अगर आप फिल्म देखो तो बहुत ही होपलेस, बिल्कुल बी ग्रेड फिल्म है। बोला आवारगी फिल्म में मुझे गैंगस्टर का रोल मिला तो मैं उस रोल को कैसे निभाऊं अच्छे से, ये करने के लिए मैं बड़े बड़े गैंगस्टरों से मिला, लेकिन वो केवल एक्टिंग करने के लिए मिला। तो अब आप कहने की आवश्यकता नहीं है, तो हुआ ये है कि आपके पैसे के सोर्सेस सारे डूबियस, आपके टैलेंट का कहीं पे कुछ कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा कि कहीं पे आप कुछ टैलेंट या कला के संवर्धन के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हो। आपने डेलिबरेटली एक पर्टिकुलर जो यहाँ के बहुसंख्यक समाज है, उसकी भाषा, संस्कृत, उसके धर्म के मूल, जितने धर्म के जो विशिष्ट जो भी उसके चिन्ह हैं, उस उसको रिप्रेजेंट करने वाले, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो जो समाज है, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, जिन्होंने इतने वर्षों तक मुगलों के साथ में एक डिफेंस दिया है और जो एक स्ट्रगल किया है, उनको आपने विलेनाइज किया है। और रहीम चाचा हमेशा ग्रेट रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये, इसीलिए मैं उर्दू वर्ड शब्द का प्रयोग करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि एक वहां लाहौर में कैंपस है उर्दू वर्ड का, एक मुंबई में कैंपस है, एजेंडा सबके सेम है। और आपके दाऊद के पैसे के सोर्सेस, और आज तक आप इसके साथ में कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, और बोला नहीं हमें नहीं पता, आप बस अपना साइड में हो जाते हो। तो कहने का अर्थ है कि ये एक पूरा इंडस्ट्री जो भी प्रेजेंट करता है, और जो भी इसके साथ में, चाहे वो कितना ही अच्छा रहा हो, चाहे उसने वहां पर बैठ के रामलीलाएं बनाई हो, एज अ वाइस पर्सन जो उनके साथ में उठा है, बैठा है, फंडिंग किया, अरबपति बना है उनके साथ में रहकर, तो उसके ऊपर में मैं तो ट्रस्ट नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता किसी बुद्धिमान को करना चाहिए। तो ये बॉलीवुड की एक संक्षेप में ये दिख रहा था। समस्या ये हुई कि रिसेंटली जब 2014 के बाद में भगवाकरण हुआ एक राजनीति का, एक पॉजिटिविटी, तो फिर काफी लोगों ने अपना एक इंडस्ट्री में थोड़ी सी डिसरप्शन आई, लोगों ने अपने साइड बदली। प्लस टेक्नोलॉजी इतनी ऐसी हो गई कि अब फिल्म बनाना वगैरह थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो गया। अब डिजिटाइजेशन के कारण एक तो टेक्नोलॉजी भी डिसेंट्रलाइज हो गई, इजी हो गई, और मनी के सोर्सेज भी थोड़े से दूसरे टाइप के होने लग गए। तब यहाँ पर जो है एक इंडस्ट्री के अंदर में एक कुचक्र एक अलग प्रकार का आया, और फिर कुछ इसके सेगमेंट्स ने, मुझे लगता है कि डिफेंस, ज्यादा डिफेंसिव होकर या कुछ करके, और अधिक एग्रेसिव होकर, और अधिक एग्रेसिव होकर जो है हिंदू धर्म के ऊपर में
और अपनी कुत्सितताओं को, हिंदू धर्म पे अटैक और अपनी कुत्सितताओं को प्रमोट करने के ऊपर में ओवर द टॉप जाकर काम करना आरंभ कर दिया। और तब ये चिंता का विषय हुआ कि इस तरीके से केवल अपने पीआर के बेसिस पे, अपने मार्केटिंग के बेसिस पे कुछ भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी पूरे कैरियर में हिंदू विरोधी फिल्मों को किया, ओ माई गॉड जैसी फिल्में बनाई। और क्या है कि राजनीति जो है, राजनीति जैसे जैसे और बहुत सारे वैक्सीन थे, बहुत सारी औषधियां थी, लेकिन जब कोविड आया तो वो आपके ये सारे वैक्सीन कोविड के लिए इफेक्टिव नहीं थे। कोविड के लिए आपको एक नया वैक्सीन बनाना पड़ा, और उसमें भी जब जब लगा कि पहला डेल्टा के लिए कुछ आया, ओमिक्रॉन आया, तो फिर लगा कि वो भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो रहा, तो बूस्टर ड्रग बना रहे हो। वो ईश्वर की कृपा से ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं रहा। पर पता चला कि पुराना वैक्सीन या पुराने दवाइयां, औषधियां इस पे कार्य नहीं करती। वैसे ही राजनीति विथ ऑल इट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, बॉलीवुड के द्वारा समाज में फैलाए हुए विष को हटाने में कारगर नहीं सिद्ध हो सकती। और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि राजनीति डिपेंड करती है जनमानस के सपोर्ट के ऊपर। तो जो भी एंटिटी जनमानस को सम्मोहित करके रखा है किसी भी रूप से, सही या गलत, उसके विरुद्ध राजनीति नहीं जा सकती। ये शिवाजी वाली राजनीति नहीं है जो अपने चक्रवर्ती अपने शौर्य के बल पर ही सब कुछ हो जाए। यहाँ पर शौर्य के साथ में जनता को भी देखना पड़ता है। तो राजनीति चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, बॉलीवुड के साथ में थोड़ी सी मित्रता ही रखेगी। उसमें अपने साइड के लोगों को हो सकता है प्रमोट करेगी, दूसरे के साथ में वो करेगी। हो सकता है कि स्वरा भास्कर आपको ना पसंद आए, लेकिन अक्षय कुमार यदि आपको थोड़ा बहुत अगर आपके आगे एक पुष्प आपको भेंट करने जा रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। किंतु देश और समाज के लिए, चाहे स्वरा भास्कर हो चाहे अक्षय कुमार हो, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अक्षय कुमार जी ने जो 2 वर्ष पहले फिल्म बनाई थी, उसका नाम, जो 1 वर्ष पहले, लगभग 1.25 साल पहले, उसका नाम उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब रखा था। दक्षिण भारत के एक फिल्म को उन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया और उसमें लव जिहाद का एंगल को प्रोमिनेंटली घुसा दिया गया। और उसमें बाकायदा डायलॉग मारा गया कि वो कितने जाहिल लोग, मूर्ख लोग होते हैं जो आज भी हिंदू मुस्लिम करके अपनी बेटी मुसलमान को नहीं देते। उल्टा कभी नहीं दिखाया। उल्टा दिखाया गया था गदर फिल्म के अंदर में, तो शहर में दंगे हो गए थे, एक व्यक्ति का, एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया था। उल्टा दिखाया गया था बॉम्बे में एक बार, तब उन बेचारों को पता ही नहीं था कि इतना इस चीज को लेकर वायलेंट होते हैं, दंगे भड़क गए थे। उसके बाद में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और इनसे तो, इनका जो अरविंद स्वामी, उनका तो कैरियर ही नष्ट हो गया, वो तो कहीं और अब दूसरे काम में लग गए। इवन गदर के बाद में, जो कि उस समय की फिल्म इंडस्ट्री की, भारत की फिल्म की सबसे नंबर 1 सबसे सुपरहिट फिल्म थी, उसके बाद आप देखिए 3 4 5 साल के अंदर में सनी देओल जी पूरे सिस्टम से आउट। अब तो रोल ही नहीं मिलते उनको, अपने घर के होम प्रोडक्शंस करने पड़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि, और वो ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के किया, असल में ये काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि ये वन साइडेड गेम में वो कहीं ना कहीं पार्ट बन रहे हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि अब जैसे अक्षय कुमार जी की बात की, लक्ष्मी बॉम्ब उन्होंने बनाया, अतरंगी रे उन्होंने बनाया, अब वो बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए अभी राम सेतु बना लेंगे, पृथ्वीराज बना लेंगे, पृथ्वीराज में पृथ्वीराज को हीरो बना देंगे, साथ में दरगाह शरीफ को भी ग्रेट दिखा देंगे, कुछ कर देंगे। तो क्या है, अब इधर का खेल लेंगे, इधर का खेल लेंगे। इज अ वाइज पर्सन, इंटेलिजेंट है। उनकी पत्नी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को गोबर और गौमूत्र के साथ में लिंक करके वो करेगी, और ये बैठकर मोदी जी का इंटरव्यू भी ले लेंगे। एक बैलेंसिंग एक्ट चलेगा। अच्छा, राजनीति भी विवश है इसके प्रति, क्योंकि राजनीति को अपना बड़ा लक्ष्य देखना है। वो इन इस प्रकार के लोगों को यूज तो करने का सोच सकती है, इनको डिसमेंटल करने का सोच नहीं सकती, क्योंकि वो उनका फोकस नहीं। जैसे बोला ना, हर दवाई का एक अपना एक फोकस एरिया होता है कि मैं इस प्रकार के मेडिसिन में करूंगा। कुछ ब्रॉड बेस्ड एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ नैरो होते हैं, तो वो उसका एक अपना एक डोमेन है। ये कार्य तो समाज को ही करना पड़ेगा, और वो सम्मोहन को तोड़ना पड़ेगा। और तो ये रहा। तो मैंने जो, हम लोगों ने जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड आरंभ किया, वो पिछले वर्ष के कुछ घटनाक्रम को देखते हुए किया। एक तो उसमें ये घटनाक्रम देखा कि रिपीटेडली फोकस्ड रूप से हिंदू लड़की मुसलमान लड़का, इसको इस तरह से पीआर करके, जबकि लव जिहाद रियल है। लव जिहाद के ऊपर में कितने केसेस तो हमारी टीम ने स्वयं डॉक्यूमेंट किए हैं, और उसके ऊपर में विक्टिम्स को हमने सपोर्ट तक पहुंचाई है।
स्वयं स्वाति जी जो को फाउंडर है जेम्स ऑफ बॉलीवुड की, तो वो एक विशिष्ट पत्रकार भी हैं, और उन्होंने तो इसके ऊपर इतने सारे केसेस कर रखे हैं, डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, प्रूफ है, कोर्ट जजमेंट से लेकर एफआईआर से लेकर कईयों का रिहैबिलिटेशन भी किया है। तो जब, और वो ग्रोइंग है, समस्या ये है कि ये ग्रोइंग समस्या है, रियल समस्या है, और उसके जगह पे बॉलीवुड उल्टा ही प्रमोट करने में लगा हुआ है, और उनके साथ सारे फिल्म के सारे लोग काम कर रहे हैं। तब चिंता हुई। उसके बाद में जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु को जिस प्रकार से हशप करके कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसको इस प्रकार से क्लोज किया गया, जिन्होंने भी काउंटर बातें की उनके ऊपर बॉलीवुड वालों ने केस कर दिया, उनको सबड्यू कर दिया, तब लगा कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, कुछ छुपाया जा रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई, तो जिसने प्रोब किया वो आज एब्सकॉन्डिंग पुलिस ऑफिसर है। ये तो अपने आप में एक फिल्म की कहानी जैसी लग रही है। और केस खत्म। और फिर जब हम उसके बाद हम जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही मनमोहन देसाई जी थे, उन्होंने जैसे ही फिल्मों में अपने जिस प्रकार से फिल्में बनाते थे, थोड़ा सा उन्होंने अलग होने का काम किया, एक दिन वो छत से गिर के मर जाते हैं। मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसके एक महीने बाद में वन ऑफ द मेन पर्सन सस्पेक्ट्स उस समय के, जिनसे क्वेश्चनिंग की गई थी, उनकी पत्नी इतने वीक बाद में छत से गिर के मर जाती है, दिव्या भारती जी। तो इस प्रकार के और भी कई केसेस हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कहा कि कहीं ना कुछ कुछ गड़बड़ तो है। और जब है, और जब देख रहे हैं कि एक टारगेटेड रूप से अब यही यही अटैक हो रहा है, जब से नेटफ्लिक्स आया है, अमेजन प्राइम आया है, ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उसमें तो बहुत ही फोकस्ड हो गए, क्योंकि उसमें सेंसर का भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब उसमें बिल्कुल फोकस होकर ये काम होने लगा, तो कहा कि नहीं, अब बहुत हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए। और जब बिगिन किया हमने, तो शुरू में थोड़ी शंका भी थी, क्योंकि बॉलीवुड का इतना बड़ा सम्मोहन है कि लोग अपने ईश्वर के चित्र लगाने के स्थान पर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इनकी चित्र लगाना प्रेफर करते हैं। आई एम फैन ऑफ दिस, आई एम फैन, और कुछ बोले तो वो मारने मारने को करते हैं। मेरे को स्मरण है, हम जब बच्चे थे तो एक राम बलराम फिल्म आई थी, तो उसमें कलकत्ता में दो ग्रुप के बीच में भिड़ंत हो गई थी। एक ने बोला अमिताभ बढ़िया एक्टर है, एक ने बोला कि धर्मेंद्र है, और दोनों में हो गए तो खून खराबा हो गया, मर्डर्स हो गए, एक दूसरे को मार दिया। तो जब बोले इतना लोगों जिसको लेकर इमोशनल है, यदि उसके ऊपर में हम ये बात कहेंगे तो रिएक्शन तो बहुत तगड़ा होगा, ये था। किंतु फिर कहा कि अब जब देश धर्म की बात है, तो चाहे विष भी पीना पड़े, किसी किसी को तो विष पीना पड़ेगा। और फिर गीता का भी यही है कि अब कुछ भी हो, हानि हो लाभ हो, अपने भी लोग अगर उसमें विरुद्ध होते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर हमने तो आरंभ कर दिया। और जब आरंभ किया तो आरंभ में बहुत बहुत अटैक हुए, मगर ये ईश्वर की कृपा रही कि फिर काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो ये इस प्रकार से ये एक प्रेरणा रही। और जितना जितना हम, पहले तो रफली पता था, मगर जितना जितना हम उसके अंदर में जाते गए, जितने हम उनके जेम्स को निकालते गए, तो एक बहुत ही स्पष्ट एजेंडा दिखने लगा। आज दिख रहा है। आज तो बल्कि ये समस्या है कि जो बहुत ही ब्लेटेंट, बहुत ही ऑब्वियस क्लिप्स या एजेंडा होते हैं, वो तो हम छोटे से क्लिप के रूप में डाल देते हैं। मगर जो एक पूरे फिल्म के थीम में, प्लॉट में, एक जो सटल रूप से जो एक डिस्गस्ट, एक डिसडेन उत्पन्न किया गया है सबलिमिनल लेवल पे, उसके ऊपर हम कैसे प्रेजेंट करें, इसके ऊपर हम आज भी सोच रहे हैं। क्योंकि लोग जो है वो बहुत वो उतनी सूक्ष्मता को पहचानने वाले लोग अभी कम हैं। पर तो ये एक संक्षेप में मैंने बताया कि क्या इसके पीछे मुझे बॉलीवुड के साथ में क्या समस्याएं हमें लगी, और क्या सोचकर हमने कहा कि इस यज्ञ में आहुति डालना आवश्यक है, इस यज्ञ में भाग लेना आवश्यक है, फिर जो भी हो परिणाम को सोचे बिना। तो मैं इसके साथ एक बार अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप में से कुछ के कोई प्रश्न आदि हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। Sanjeev ji, Swati ji, I can talk hours unending about your Gems of Bollywood work. It has been phenomenal. I have been धन्यवाद। downloading your videos from the time you started in September. I think September 2020 was when you यस। started. I circulate your videos to all my WhatsApp groups, and I have a distribution list. So probably I circulate your videos to around
400, 500 people on my site. Almost all of them. I have a folder dedicated to you, Pakistan Untold, Vashi Sharma ji, and all those. So I circulate all those videos. Huge respect for you. I can talk hours in praise of you. So if you ever want to hear praise of you and Swati ji, you can call me and I can talk about it. धन्यवाद, आपने इतना सम्मान दिया. एंड आई नो मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि ब्रिक बैट्स भी इस पे बहुत मिलते हैं. तो आपने जो इस प्रकार की बात कही है, तो थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, आंखें भी मेरी थोड़ी नम हो रही है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि ये तो एक ट्विटर हैंडल में दिस वाज द बेस्ट दैट वी कुड डू, बट एक ये $1 बिलियन का एक आप समझ लीजिए कुचक्र है, और इसके लिंक और भी लोगों से जुड़े हैं. यदि एक स्वरा भास्कर जी बॉलीवुड में कार्य करती हैं, तो वो स्वरा भास्कर जी डिसमेंटलिंग हिंदुत्व में भी जाकर करती हैं, और वहां पर फिर कोई जॉर्ज सोरोस भी एक वहां पर बैठा हुआ है. और अगर आप इनके पूरे मनी के वगैरह के ट्रेल करें, तो वी आर बेसिकली डीलिंग विद $1 बिलियन ह्यूज कार्टेल, और ये जिनको ये प्रमोट करते हैं उनके अपने अपने कार्टेल हैं. तो ऐसे में द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज कि एक तो ट्विटर में हमने एक अपने सामर्थ्य के साथ किया, बहुत रिसर्च करके हम प्रयास करते हैं जितना हो सके इसको निकाल कर लाने का, मगर ये भारत के जन जन तक पहुंचे. द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज कि अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लिप्स पहुंचे, अधिक से अधिक लोग देखे, गांव का बच्चा देखे, शहर का व्यक्ति देखे, एक्सपीरियंस देखे, बड़े बूढ़े देखें. और तब ये जब ये फैलेगा ना, तो जो कहते हैं ना कि धर्म की शक्ति देखिए सारी शक्ति से बड़ी होती है, मगर जब तक वो धर्म फैलेगा नहीं, और धर्म वो होता है जो आपके भीतर होता है, जो आप धारण करते हो, धारण शब्द से बना है, जो आपके भीतर से स्वाभाविक आपके अंदर से जो प्रेरणा आती है, वास्तव में वही धर्म होता है. बाकी कुछ धर्म नहीं होता, बाकी तो सब उसको चैनलाइज करने के माध्यम है. मगर जो अंतः प्रेरणा, जो ईश्वर अंदर से बोलता है, तो जब तक आप वहां तक पहुंचाएंगे नहीं और उनके अंतर की अंतर आत्मा नहीं जागृत होगी, तब तक वी कैनॉट फाइट दिस मीनेस. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को धन्यवाद. I just had two, three things to talk about. Sir, based on what you have shared on Gems of Bollywood, a couple of observations, and I think you may have it on your agenda or you may not. One observation about advertisements, and when I'm talking about advertisements, I'm talking about all advertisements. It is audiovisual, audio, and print. In all these advertisements, a trend that I have noticed is the Hindu family is always shown with one kid. Whether it is the print media, they will show just one boy. If they are showing a wider family, then there is grandparents, the parents, and just one kid, a boy or a girl. And if you also look at the trend in movies, if you take this and look at the trend in movies, they are also beginning to show the Hindu family, whether a hero, heroine, etc., with just one kid. So this is probably a trend, or maybe I am reading too much into the lines, but this is one thing that I noticed. Second is you towards the end of your speech, you were also mentioning about the subliminal message that is there in a movie and how to actually show it. Taking a cue from there, if you look at the movie Pushpa, there is a lot of talk about it. It is one of the greatest hits right now in the film industry across India, but it is a negative story. Everybody who has come back and asked me, Pushpa is a great movie, I in turn asked them a question: do you want your son to be a smuggler? Do you want your daughter to be a smuggler? Can you visualize your children doing exactly what they are doing in the movie? And then they just go quiet. They don't have any answer. But that's something probably, one area where you brought up was that movie from Farhan Akhtar, where he was a boxer, then he traps a Hindu girl who is a doctor. Goes to show that that movie had a subliminal message and also some obvious messages, which probably you covered very well. But maybe covering things like that. Then I come from Hyderabad. My mother tongue is Telugu. So after having watched Gems of Bollywood, I know Telugu is also full of all this. Absolutely. Full of all this film. In fact, if I tell you, Telugu film industry, at least some of the people, they introduce some really disgusting trends in Bollywood. ये in your 80s, this कौन सा वो आपका, this fellow, he would make the same film in Telugu, and then he will make the same, वही Sridevi and Jaya Prada को he will take and he will make the same film with Jitendra Rajesh Khanna, and he will have all this double meaning dialogues and very cheap scenes, and camera focused on the
tummy and the chest of the woman and then all those were, and that actually उसके बाद से it became very blatant. And Telugu film industry, एक बात ये बात सच है कि a lot of I get this comment, I never react to it. जैसे कि बॉलीवुड एक प्रॉब्लम है एंड साउथ इंडियन मूवीज नेवर शो दिस, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. साउथ इंडियन मूवीज में देर आर सम पीपल who have their decorum for whatever reason, but largely South Indian has also become the same deracinated, or it has been, because वहां पर भी एक separatist, एक hatred against the mainstream Hindu culture was already brewing, and those were the kind of people who got into this entertainment industry. So if you look at those films, yes, एक समय में हमने आरंभ भी किया था कि we start gems of regional cinema. In fact, handle भी हमने बना रखा है. The problem that we are getting is that it's not an easy thing to bring out those gems and present on a consistent basis, not because of the work it requires, but because of the emotional toll it takes on your own self. It is like always you are, आप गंदगी ही साफ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो. तो we tried, हमने कई लोगों के साथ में प्रयास भी किया, स्टेमिना नहीं हो पाया, छोड़ दिए, बोला नहीं हो नहीं पा रहा हमसे. इनफैक्ट between me and Swati also at times we just take shifts कि नहीं अभी मैं कुछ दिनों के लिए छोड़ रहा हूँ, मतलब because it's becoming too much. तो ये एक इशू है, बट अदरवाइज आई फील कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा कुछ नहीं है, एंड देयर हैव बीन ट्रेंडसेटर्स इन मेनी एस्पेक्ट्स. Absolutely, sir. I think the one aspect that I should mention particularly, I don't have any question. It's last comment from my side. You make very good use of the 280 words that you have got on Twitter. They are hard hitting. I think in one of the first interviews that you gave about Gems of Bollywood, I don't remember with who, or probably it was on the on your own channel, where you did mention that you do research. You do the research about the movie, when was it released, what was the political environment at that time, Yes. and only then you write. So the use of 280 words that you do is phenomenal. It is hard hitting. It delivers the message very well. नमस्ते संजीव जी. मैं आपको पहले भी ट्विटर पे फॉलो करती थी और जेम्स ऑफ बॉलीवुड होने के बाद तो रेगुलर फॉलो करती हूँ. आपने एक एक बात सही की, एक एक अक्षर आपका लाइक जो थोड़ा बहुत मालूम था उसके बाद और ऐड हुआ कि हाँ ये चीजें जो नहीं अननोटिस थी वो भी ख्याल में आई. मैं दो चीजों की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ. पहला तो ये कि क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक को भी बॉलीवुड में सौतेला रोल मिलता है. या तो कोई कैरिकेचर एक्टर गाता है, और या फिर कभी कहीं किसी स्टोरी पे अगर मेन क्लासिकल हीरो बेस्ड है तो तब वहां आता है, अदरवाइज गजलें और नज़में ही आती हैं. ट्रू. और दूसरी बात, ये जो ड्रेस डिजाइनर्स भी यहाँ अब आजकल आप देखेंगे कि जो दीपिका ने शायद शुरू किया है, वो जो आजकल जो पैंट्स या पजामा पहनते हैं टखनों से ऊपर वाला, तो वो हमारा यहाँ माने भारत की रीति नहीं थी, ये सीमा पार की रीति है टखनों से ऊपर के पजामे और पैंट पहनना. और आज यहाँ आप बाजार में निकलेंगे तो सारी औरतों ने वो पजामे या वो सलवारें या वो पैंटें पहनी होती हैं. तो आज बाजार में अगर हम निकले तो वो ज्यादातर औरतें नए फैशन के हिसाब से वही पहने होती हैं. तो ड्रेस डिजाइनर्स भी हाँ बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमें अपनी, और जो साड़ी या दुपट्टे वाले सूट पहने हों तो वो तो बहन जी बन जाते हैं. तो वो चीज भी काफी यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस करती है. इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इसका तो एक ऑल्टरनेटिव जब तक नहीं आएगा तब तक तो ये चलता रहेगा. तो आपको लगता है कि जैसे योगी जी ने अनाउंस किया है कि नोएडा में एक फिल्म सिटी करेंगे या कुछ करेंगे, तब वहां पे कुछ इन्फ्लुएंस चेंज होगी, या मनोज मुंतशिर जैसे लिरिसिस्ट आएंगे तो कुछ इन्फ्लुएंस चेंज होगी? मैं आपके तीनों विषय के ऊपर में संक्षेप में टिप्पणी करता हूं. पहले आपने कहा कि क्लासिकल म्यूजिक को सौतेला व्यवहार मिला है. बिल्कुल, देखिए कुछ भी अगर भारतीयता की परंपरा के साथ जुड़ी हुई कुछ भी विधा हो, उसको बॉलीवुड ने हमेशा रिडिक्यूल किया है. क्लासिकल में भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये क्लासिकल को क्या करते हैं ना कि दो में अंदर में दो डिवीजन है. एक क्लासिकल है जिसका
ट्रेडिशन का, आजकल सब क्लासिकल में क्लासिफाई करते हैं, जिसका ट्रेडिशन कहीं ना कहीं सूफीज्म या उससे लिंक्ड है, और एक है जो हमारी भक्ति के साथ लिंक्ड है। वो सूफीज्म वाला जो पार्ट है उसको तो फिर भी वो ग्लोरीफाई करेंगे और उसको क्लासिकल के रूप में प्रेजेंट करेंगे। जैसे वो जोधा अकबर फिल्म आई थी तो खाजा मेरे खाजा, ये करजा और वो सब बिल्कुल होगा। मगर जो हमारे भजन वाले, जिसमें ईश्वर भक्ति करते हुए जो क्लासिकल थी, वो तो अब तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है। मुझे नहीं पता कि लास्ट कब एक क्लासिकल रूप की भजन भी हमने कभी फिल्म इंडस्ट्री में सुना है, मुझे तो स्मरण नहीं है। अब तो भजन भी हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल उनका एजेंडा है। और जो आपने दूसरी बात की वो मैंने नोटिस नहीं की थी, और ये महत्वपूर्ण बात है कि वो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न फैशन और इस्लामिक एक व्यू पॉइंट, उसका जो एक कॉमन एक फैक्टर जो होता है उसको हर जगह पे प्रेजेंट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात आपने करी वो बहन जी वाला, देखिए ये एक और अपने आप में तो मैं बता रहा हूं कि इतना एक आपत्तिजनक बात है, बल्कि केवल एक इसी बात के ऊपर बाकी सब बातें गई, केवल एक इसी बात के ऊपर में बॉलीवुड को बिल्कुल, अगर कोई मुझसे कहे तो कोई, अगर किसी को, मैं जाति पात पे तो विश्वास नहीं रखता, मगर छूत अछूत पे करता हूँ, और अछूत अछूत अपने कर्म के अनुसार होता है। तो बॉलीवुड को यदि कोई अछूत बोले तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस महिला को बहन होगी तेरी, दीज आर द काइंड ऑफ डायलॉग्स दैट बॉलीवुड गेव अस। गुजरात के भीतर अननोन महिला हो, कोई भी महिला हो, मेरे को किसी गुजराती महिला के साथ में बात करना होगा तो मैं नाम के आगे वैसे ही बेन लगा देता हूँ। मतलब हमारे यहाँ की संस्कृति तो ये है कि बेन बोलना, किसी को बहन बोलना, ये गर्व का बात होता है। हम भी अपने जब किसी आप शॉप में भी जाते हो, कहीं पे भी कुछ करते हो, तो हमारी आमचाल बोलचाल की भाषा यही होती है, इफ आई डोंट नो यू, हाँ बहन जी यार भाई जी भैया ऐसे करके बात करते हैं। बाई शब्द हमारे यहाँ पे, मैं राजस्थान साइड से, हमारे यहाँ है तो वहां पर हमको हम बाई बोलते हैं, बाई, बहन को हम बाई करते हैं। तो यहाँ पर बहन बोलना, जिसको सम्मान की बात बोला है, वो केवल बॉलीवुड के अंदर में बहन जी। वो प्रसून जोशी का एक एड था, इतना घटिया एड था, और इसीलिए मुझे तो दुख होता है कि उस तरह के व्यक्ति को सेंसर बोर्ड का अपना चीफ बना के रखा हुआ है। तो वो उसने एक आमिर खान के साथ एक ऐड किया, एक तो आमिर खान जी भाई साहब उसमें वो बाकायदा हैदराबादी वो बन के बैठे हैं, और हमने डाला भी था, और उसमें हैदराबादी बन के बाकायदा टोपी लगा के, और वो बोलता है कि भैया मेरे को वो कोका कोला देना या कुछ थम्स अप देना। तो भैया कैसे बोल दिया, वो भैया बोल के चली गई, मेरा जी ठंडा कर गई या कुछ करके, ही इज अपसेट अबाउट द फैक्ट कि एक महिला ने मेरे को भाई बोल दिया। और हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन ये है कि गोरा बादल की कहानी आज तक प्रसिद्ध है कि पद्मावती को वो अपनी बहन रूप से मानता था, अपना जीवन दे दिया गोरा बादल चाचा भतीजा ने। तो ये जहां पर बहन को लेकर इतना हमारे यहाँ, तो सोचिए ना क्या है कि देखिए उर्दू वुड वाले जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहां तो कोई भाई बहन का कॉन्सेप्ट है नहीं, आई बी वेरी क्लियर। अभी क्योंकि वहां पर तो ये भी है कि अगर कोई आपके कुछ एक स्पेसिफिक रिलेशन से नहीं हो तो उसके साथ में एक फैमिली रिलेशन जोड़ना भी आपके लिए गलत है। अडॉप्टेड अगर अडॉप्ट करना या वहां पे आपके लिए गलत है। हमारे यहाँ पर ये है कि हमारे गांव में भी एक किसी के यहाँ पर बेटी होती है तो सारे गांव की बहन हो जाती है। और हमारे यहाँ पर केवल रक्षाबंधन का लिए एक विशिष्ट त्योहार होता है। और रक्षाबंधन में कोई ऐसा नहीं कि केवल सगी बहनें, बल्कि यहाँ पर तो मेरे साथ तो मुझे कितनी कितनी राखियां प्राप्त होती हैं। मेरे को लोग डीएम कर करके सब भेजती हैं कि आप अपना मेरे को एड्रेस भेजो, आप मेरे को ये करो, मुझे राखी भेजना, मुझे राखी भेजना है। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, उनके लिए भी गर्व की बात है। तो जहां पर बहन एक इतनी बड़ी बात है, वहां पर आपने बहन जी करके रिडिक्यूल कर दिया। तो ये अपने आप में, और ये बहन जी के चक्कर में हुआ ये कि चूंकि बहन बोलना गलत है, तो ये ईव टीजिंग को इसी तरह से बढ़ावा मिलता है। क्योंकि अगर एक एक भारतीय संस्कृति के अनुसार, यदि मैं एक कहीं पे बैठा हूं और अगर कोई एक अनजान महिला, जिसको मैं नहीं जानता, परिचित महिला मेरे आगे से जा रही है, तो मैं उसको बहन के रूप में देखूंगा। और अगर मैं बॉलीवुड के नजर से देखूंगा या इनके उर्दू शायरों के नजर से देखूंगा, 70 साल की उम्र में जो शायरी 15 साल की बच्चियों के लिए मिर्जा गालिब और मीर ताकी करते थे, उसके नजर से देखूंगा, तो फिर आए क्या माल जा रही है, तेरे हुस्न को देख कर ये हो रहा है, कम सिन जवानी। कम सिन शब्द का लोगों का अर्थ ही नहीं है, कम सिन मतलब कम, जो मैच्योरिटी से थोड़ी कम है। तो इसीलिए ये 18 एज अगर है तो 16 एज के बारे में ये लोग ज्यादा हाइप करते हैं। तो ये एक अपने आप में, मैं तो कहूंगा कि अगर इस देश में जेंडर क्राइम्स अगर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में अगर ईव टीजिंग की घटनाएं हो रही है, तो उसका सबसे अधिक श्रेय
उर्दू वुड के द्वारा इस प्रदत्त कल्चर को जाता है। जी धन्यवाद सभी को, जय श्री राम। मेरे कुछ कंसर्न है चीजों को लेकर। पहली बात मैं क्षमा ये चाहूंगा कि मैं जब जो शब्दावली अभी प्रयोग करूंगा तो उसमें, क्योंकि इतनी सिनेमा देख देख के हम बड़े हुए हैं, कभी मैं बहुत सिनेमा देखा करता था, तो उसमें शायद गलती से उर्दू वर्ड या इंग्लिश वर्ड आ सकते हैं। धीरे धीरे काम कर रहा हूँ कि इसमें शुद्धिकरण हो सके। खैर, पहली चीज कि जो मैंने देखा अभी लोगों को पिछले 1.5 सालों में खासकर, और खासकर इसमें श्रेय जाता है जेम्स ऑफ बॉलीवुड का, बहुत बड़ा श्रेय है इसमें, कि एक माइंडसेट में तो लोगों को एक अवेयरनेस आई है इस चीज को लेके कि नहीं, ये लोग एक नैरेटिव को पुश कर रहे हैं। बट जो मैंने पिछले 1 हफ्ते में और खासकर देखा, सब्सटेंशियली उतनी चेंज नहीं आ पा रही है। कैसे कि लोगों को अवेयरनेस तो है कि हाँ गलत लोग सम्मिलित है या फिर गलत नैरेटिव चलाई जा रही है, फिर भी कुछ लोग ये जानने के बाद भी नोइंगली अभी भी वेब सीरीज को या मूवीज को, वो लोग जो जानते हैं वो लोग देख रहे हैं। तो ये जब मुझे कल पता चला कि मेरे वह दोस्त जो कि जानते हैं कि ये लोग एक नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, मानते भी इस चीज को, एग्री भी करते हैं, बट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए 1-2 बार करके देख ले रहे हैं, चाहे वो वेब सीरीज हो या मूवी हो। तो वह एक जो शिफ्ट है कि लोगों के अंदर से, जैसे हमारे अंदर से एक भावना है कि हमने बहिष्कार, एकदम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर लिया है, हमें नहीं देखना है, तो वह वाली चीज अवेयरनेस कैसे ला सके, उसके लिए हम लोग ऑन रोड भी कैंपेन कर रहे हैं। हर घर घर में जाके, अभी रिसेंटली जैसे मैं अपने एरिया में हर घर में जाके बात किया हूँ, ऑफ कोर्स कोविड नॉर्म्स का पूरा फॉलो करते हुए, कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से करते हैं। वो लोग मान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, फिर भी कुछ लोग जो हैं मूवी अभी भी देखे जा रहे हैं, या जो वेब सीरीज वगैरह जिसमें गलत चीजें दिखाई जा रही है अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखे जा रहे हैं। तो वो चेंज कैसे आए, वो लेके थोड़ा मैं चिंतित हूँ, क्योंकि एफर्ट्स तो डाले जा रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज कि मेरा ये मानना है कि खाली जगह बदलने से काम नहीं होगा। हो सकता है कि जैसे एक जगह पे अभी स्थान पे है जहां पे कि अंडरवर्ल्ड का तथाकथित रूप में एलिजेडली पैसा आता है, इन्वॉल्व होता है, तो वो चाहे कल को हो सकता है बंद हो जाए दूसरे जगह पे शिफ्ट होने से। बट अगर वही लोग रहेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जो एक नैरेटिव पुश करते, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें बदलाव नहीं आएगा? इसकी क्या गारंटी है? मतलब, और दूसरी चीज, चाहे कोई सा भी वुड हो, कोई सा भी वुड हो, हाँ, बात यह है कि हमें अंदर से चेंज लाना है। खाली शब्दावली कि चलो ये बुलीवीड करके कोई है तो वो चला रही है, कोई टोलीवीड है, कुछ भी है, तो वो शब्दावली बदलने से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा कुछ अभी इंश्योर करना होगा कि जो गलत चीजें कहीं से भी हो रही है, जैसे ये पुष्पा का एग्जांपल एक भाई ने बहुत अच्छा बोला, पुष्पा का एग्जांपल, अभी हाल फिलहाल में एक स्मगलिंग का केस पकड़ा गया है, तो उसमें कहा गया है कि वो पुष्पा मूवी देख के जो है इनकरेज हुआ था ये सब करने का। ठीक है, तो वो तो लेकिन बॉलीवुड मूवी नहीं है। तो ये जो चीज है, ये कैसे मतलब चेंज को लाया जाए, भले वो ओटीटी में आया कहीं पे भी आया, तो वो वाली चीज कैसे आई जाए, वो एक मेरा कंसर्न है। तीसरा, इसमें सबसे जो दिल तोड़ देता है लोगों का वो यह है कि यह जो एलिजेड क्रिमिनल्स हैं, जो बड़े बड़े क्राइम करके मतलब जो इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं, कि मतलब बच जाते हैं तथाकथित तौर पे, उनके साथ बड़े बड़े मंत्री, चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैं एकदम पॉलिटिकल इस चीज को नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन ये बड़े बड़े लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, हाँ ऐसे दिखाते, शो करते, तो उससे भी दिल टूटता है कि यही इन्हीं से हम उम्मीद कर रहे हैं और यही इन्हीं के साथ फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, या उसको इंडोर्स भी कभी कभी कर देते हैं। तो ऐसे जो हमारे आसपास माहौल है, इस चीज में हम एज एन इंडिविजुअल एंड कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे बदलाव ला सकते हैं? जेम्स ऑफ बॉलीवुड की इस मुहिम को कैसे हम मदद कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्लीज इसमें मार्गदर्शन करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं, क्योंकि यह अंधेरा बहुत गहरा है, बट हमें बदलाव लाना है। जय श्री राम। धन्यवाद रुद्रबा जी। पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त आपका करूंगा कि आपने सिंगल हैंडेडली, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूं, और आपने सिंगल हैंडेडली बहुत प्रयास किए हैं इसके ऊपर कि किस प्रकार से अवेयरनेस आती रहे, और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के केस को भी आप अभी तक परस्यू कर रहे हो, और वो भी अपने आप में आंखों को सजल करती है कि एक इशू को लेकर, कॉज को लेकर ये नहीं है कि आप ठंडे पड़े हो। तो मैं आपको, बल्कि मैं कहूँ कि आप जैसों को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। अब आपने जो ये कहा कि कैसे परिवर्तन आए, तो देखिए आपको एक बात तो समझना पड़ेगा कि मानसिक रोग जो भी होते हैं, ये बॉलीवुड एक मानसिक रोग है, एक नशा लगा है, एक आपको कल्चरल, एक अलग प्रकार का कल्चर, एक आपको बचपन से और आज से नहीं, पिछले कई 4-5 जनरेशन से, 3-4 जनरेशन तो एटलीस्ट, उससे ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमारी बोलचाल की भाषा में, हमारे रहन सहन में, हम आज ईश्वर को कैसे ईश्वर के साथ एसोसिएट करते हैं,
उसके ऊपर भी बॉलीवुड इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसमें समय तो लगेगा। मैं आपको बहुत एक उदाहरण देता हूँ कि जब हमने आरंभ में एक बार क्लिप डाला था कि वो मंदिर में जाकर ईश्वर को बोल रहा है, चैन पड़ गया तुझे, खुश हो गए तुम, तूने मेरे साथ ये किया, तूने ये किया, तूने कुछ नहीं बोला, अब मैं तेरे को बोलूंगी, तू ये क्यों है, तू पत्थर का देवता क्यों है। तो हमने डाला तो कई लोगों ने बहुत उसमें एंग्री रिएक्शन किया, बोला कि अरे हमारे धर्म में तो ये छूट है कि हम भगवान के साथ में क्रोध भी कर सकते हैं, हमको अधिकार है, ये तो हमारा धर्म में लिबरल है, हम तो अपना सखा मानते हैं, वो मानते हैं। तो मैं बोला एक मिनट, ये जो आपका अधिकार है, इस अधिकार का प्रमाण क्या है आपके पास में? कौन सी आपकी ऐसी स्तुति है? क्योंकि हिंदू धर्म तो विश्व का सबसे पुरातन धर्म है। हमारे वेदों से लेकर अब तक की आप एक भजन, एक स्तुति, एक पूजा आप कर दी जिसके अंदर में हे निष्ठुर ईश्वर तूने बर्बाद किया, तूने ये किया, कहीं पर भी किसी ने लिखा हो, तुलसीदास जी ने लिखा हो, सूरदास जी ने लिखा हो, वेद में कोई मंत्र आया हो, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया हो, आपके पुराणों में लिखा हो, आपके कहीं पे भी लिखा हो? तो उत्तर शून्य। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ईश्वर से भी ऐसे कर कर हम गाली गलौज करेंगे, झाड़ेंगे, ये भी बॉलीवुड नहीं दिया है। अर्थात ये जो आज बहुत सारे लोग, मैंने क्योंकि हमने देखे, मेरे कई मित्र भी थे, भगवान मैं अब तेरे को नहीं मानता, तू मेरा ये है, मैं तेरे को भगवान से, क्योंकि वो आपको किसी हमारे धर्म का भाग नहीं था, वो आपको दीवार फिल्म में जावेद अख्तर ने दिया है। तो जावेद अख्तर जी ने आपको वो धर्म का वो मेथड एक सिखा दिया जिसको आप फॉलो कर रहे हो। तो क्या है कि जो इतने अंश तक चली गई है, वो अभी एक किसी की कोविड में एक बड़े अच्छे एक सज्जन व्यक्ति थे, डॉक्टर थे विजय, तो उन्होंने मृत्यु के पहले भी जो एक लास्ट शब्द बोले, तो वो कुछ तो द शो मस्ट गो ऑन समथिंग, तो कोई बॉलीवुड का एक डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है, समथिंग कुछ बोल दिया। अर्थात वो अच्छे व्यक्ति है, विथ ऑल इज बेस्ट इंटेंशंस, हमारे पूरे कल्चर को इसने इस तरीके से कर रखा, अलग अलग लेवल तक, हर लेवल तक में किया है। इट्स नॉट ओनली जस्ट अ वेरी हाई, एक ऊंचे, एक बस एक सरफेस लेवल पे कुछ बात चल रहा है। तो इसमें समय तो लगेगा। पॉजिटिव बात यह है कि बीजारोपण हो चुका है, और बीजारोपण इस प्रकार से हुआ है कि वो अब नष्ट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब, अभी किसी ने कमेंट किया था और वो शब्द बहुत अच्छे लगे मेरे को, उसने कहा कि पहले मैं बॉलीवुड को, आई यूज टू सी बॉलीवुड, नाउ आई ऑब्जर्व बॉलीवुड। तो अब लोग जब ऑब्जर्व करने लगे हैं ना, तब आप देखोगे कि ये परिवर्तन आएगा। देखिए एक जनरेशन तो लगेगा, आई बी वेरी, लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि ये जो जनरेशन है तो दिमाग हार्डवेयर हो चुका है। यू नो, बच्चे को छोटे बचपन में किसी को कॉकरोच से डरा दिया जाता है, तो वो बड़ा होकर उसको पता है कि कॉकरोच को ऐसे वो मसल के मार सकता है, मगर फिर वो कॉकरोच को देख के डर जाता है। तो जब कॉकरोच का डर व्यक्ति से नहीं निकलता, तो ये तो हर लेवल पे घुसा हुआ है, तो समय तो लगेगा। लेकिन हमारा काम हो रहा है, जो नई जनरेशन आ रही है वो इससे अलग हो रही है। दूसरा एक जो पॉजिटिव चीज अब जो आ रही है कि सडनली even in cinema now, entirely now the whole world cinema is now open to everybody, सब टाइटल्स वगैरह के साथ में अधिकांश लोग देख लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो अब डिसोसिएट हो रहा है। अमिताभ बच्चन को लेकर अब उतनी पागलपन नहीं है, या शाहरुख खान को लेकर उतना पागलपन भी नहीं है। यदि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स के केस में पकड़ा गया, तो अगर वहां पर वो पीआर के द्वारा बहुत भजन मंडली उनकी चल रही थी, तो यहाँ पर क्रिटिसाइज करने वाले भी उतने प्रबल थे। तो ये डिफरेंस तो आया है। यही चीज जो कहते हैं ना कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक आप बीज डाल देते हो, वो बीज ही धीरे धीरे, शुरू में आपको बीज को देखकर लगेगा अरे इस बीज की क्या, इस गुठली की क्या औकात, ये क्या कर लेगा, लेकिन वही गुठली एक समय के बाद में आम का वृक्ष बन जाती है, और फिर वैसे और बहुत सारे बीजों को उत्पन्न करती है। तो ये तीसरी बात है जो ऑल्टरनेट मीडिया की बात है, ये मैं बात मानता हूँ कि ऑल्टरनेट मीडिया कहीं से भी कोई आ जाए, ये इस लेवल की चीज है कि ये सॉल्यूशन नहीं है। ये दे कैन बी पार्शियल स्टेप्स, दे कैन बी स्टेप टुवर्ड सॉल्यूशन। जैसे किसी को ड्रग से जब डिवीन किया जाता है, तो बोलते हैं कि एक साथ मत उसको करो, चलो थोड़ा सा सॉफ्ट डोज दे दो, तो धीरे धीरे उसका हम डोजेज को कम करते रहेंगे। तो ये उसका काम कर सकता है। बट आई थिंक द पॉजिटिव आउट हियर इज, एंड लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, और विशेष रूप से आप जैसे लोगों को तो और समझनी पड़ेगी, कि सिनेमा हैज फॉर सिंस इंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन टिल प्रोबेबली मे बी हार्डली 100 years ago, नॉट इवन 100 years, सब इंडिया की बात करें तो 50-60 साल, ये 50-60 साल
का अगर आप एक भाग को छोड़ दे तो सृष्टि के आदि से लेकर तब तक पर्यंत में एंटरटेनमेंट बिना सिनेमा के चल रहा था। विश्व के बहुत सारे ऐसे स्थान है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, जहाँ की सिनेमा इंडस्ट्री बहुत ग्रेट नहीं है, लोग वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। जर्मनी एग्जांपल है। जर्मनी की फिल्म इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट बोलते डेड फिल्म इंडस्ट्री टाइप है, मतलब कोई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स। फ्रेंच की फिल्म इंडस्ट्री तो फिर भी अच्छी है, जर्मनी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, ओके ठीक है, कोई फिल्म बना लेता है, कर लेता है। और एंड जर्मनी सच अ स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर, उनकी भाषा भी एक अपनी जर्मन अलग है, सब कुछ अलग है, वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कहने का अर्थ है आज के समय में एंजॉय करने के भी इतने और अधिक साधन है कि यू आर नो मोर डिपेंडेंट। 50s 60s 70s तक में तो ये था कि इंजॉयमेंट के नाम पे है ही क्या कि आप टिकट लेकर एक सिनेमा चले जाओ या फिर करो क्या, वो भी फिर कम लोग करते थे। अब क्या है कि साधन बहुत बढ़ गए हैं, ये तो लोग जबरदस्ती कंप्लेन करने लग गए हैं। आप यू नो आई एम नॉट सेइंग मेनी ऑफ दोज आर राइट साधन्स, बट बहुत सारे लोग गेम एडिक्ट हो रहे हैं, वो गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गेम एडिक्ट इज अ राइट थिंग। मैं सरप्राइज था, अभी मैं रिव्यू कर रहा था एंड सडनली इन द लास्ट 1 year नंबर ऑफ पीपल हु आर नाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, लैंग्वेज एप्स के ऊपर में मैं हम लोग एक स्टडी कर रहे थे, क्योंकि इसी के ऊपर स्टडी कर रहे थे कि क्या क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि सडनली देयर हैज बीन अ मशरूमिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एप्स एंड पीपल आर एडिक्टेड टू दोज लैंग्वेज लर्निंग एप्स लाइक क्रेजी। मैं तमिल सीख लूं, मैं ये सीख लूं, मैं फ्रेंच सीख लूं, मैं ये सीख लूं, तो वो करके उसको गेमिफाई करके प्रेजेंट किया एंड लोग सुबह से शाम कर रहे हैं। मुझे खुद को एडिक्शन लग गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अरे चलो अच्छा लग रहा है। ऑल सडन इट्स अ रिलेटिवली हेल्दी एडिक्शन। लोगों को वापस से रीडिंग की तरफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये क्या है कि ये तो आपको अभी क्या है कि एक पीआर के द्वारा एक इसको पुश किया जा रहा है। रियलिटी ये है कि अंदर से इनकी इंडस्ट्री खोखली हो रही है, इनके फिल्मों की टिकटें इतनी नहीं बिक रही जितनी पहले बिकती थी, उतना सेल नहीं हो पा रहा है। बट ऊपर से बिकॉज पुराना पैसा पड़ा हुआ है, दे आर ट्राइंग टू पुश द होल थिंग, एंड वो कई बार हमको डिस्करेज करता है। बट अंदर से ये भी टूट रहे हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहे हैं एंड ऑल्टरनेट्स अपने आप जनरेट हो रहे हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो कि जितना जैसे हम भी जो क्लिप्स निकालते हैं उसको आप जितना हो सकते हैं प्रमोट करिए, इस बारे में जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। डोंट थिंक कि नथिंग इज हैपनिंग। ये एक किसी विद्वान ने कहा था, इट्स वेरी मोटिवेटिंग थिंग्स, कि बोला द सक्सेस लाइज इन नॉट स्केलिंग अप द माउंटेन्स बट इन एंजॉइंग द प्लेटूज। जो प्लेटू बीच में आते हैं, जो आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, तब भी आप आगे ही बढ़ रहे हो। तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा ढलान, ये कभी कुछ हो नहीं रहा, ये प्लेटू के बाद में अगला माउंटेन अपने आप आएगा। दैट्स द ह्यूमन साइकिल। वो जब मोंटेसरी स्कूल का जिसने कोई क्रिएट किया था, तो उसने भी ये बोला था कि नॉलेज एक्विजिशन या लर्निंग एनी स्किल डेवलपमेंट इज नॉट अ लीनियर थिंग। अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आएगा। आप कुछ भी आप कार्य करोगे, आप कुछ भी नया कुछ सीखोगे, अपने हैबिट्स को चेंज करोगे, आप वर्कआउट भी करना प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ एक नए सब्जेक्ट को पढ़ना आरंभ करोगे, तो कभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, फिर पहले से खराब जाएगी, फिर बट बाय एंड लार्ज चेंज होती है। सेम वे human tendencies, culture, etc. will also by and large change. We have to keep pushing, keep pushing, keep pushing. अंतिम बात एक आपने कही कि लोग, बड़े बड़े लोग इनके साथ में फोटो खिंचाते तो दुख होता है। तो अरे भाई, दो बातें आप इसमें समझिए। पहली बात तो जिनको आप ये बड़ा कह रहे हो, जो भी हो, वो भी आप ही के समाज का हिस्सा है। दे हैव ऑल्सो बीन इन्फेक्टेड। आपने अपने वक्तव्य के आरंभ में एक बात कही कि मेरे अंदर भी अभी इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि मेरी वाणी पूरी तरीके से संस्कृत निष्ठ ना हो। मेरे साथ भी है ये, या पूरी तरह से हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं जो नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही क्योंकि हम सब एडिक्टेड हैं, इस एडिक्शन से दूर जा रहे हैं, इट्स अ कलेक्टिव कम्युनिटी एफर्ट, तो वो बेचारा व्यक्ति जो वहां पर है वो भी एडिक्टेड है। प्लस जिसको आप इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो, जो मैंने पहले कहा, एज अ पॉलिटिशियन उसकी विवशता है कि वो हर उस व्यक्ति के साथ में बना के रखे, उसको प्रयोग करने का प्रयास करे अपने कार्य के लिए, जो इन्फ्लुएंसर हो। तो ये कार्य तो मेरे और आपके जैसे लोगों को करना पड़ेगा, जिसके कोई पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं है। एंड देन जब आप ये ट्रेंड करोगे तो वहां पर भी चेंज होगा। इवन आप बीजेपी की अगर बात करें तो लुक एट द कम्युनिकेशन, द द द डायरेक्ट वे, जिस प्रकार से बीजेपी
2009 में, 2010 में, 2011 में, उस समय में जिस प्रकार से वो हिंदुत्व को लेकर थी वर्सेस आज बहुत क्लियर है। आज काशी का इतना ग्रैंड उन्होंने वो ओपनिंग किया, क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि नाउ पब्लिक इज आल्सो रेडी फॉर दिस, so we have to keep working for this. But the positive part is if we work toward this direction, I would say politically we have a regime which is sympathetic, which is inclined to move towards it, जो इस तरफ जाने को इच्छुक है। अब जैसे कोई अभी किसी ने बात किया, वो आरएसएस वाले से बोला कि ये अयोध्या तो हो गया, ये मथुरा काशी के विषय में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि नहीं, मतलब पब्लिक में अगर ये चीज का जैसी मोमेंटम बनेगा वी विल सपोर्ट इट। तो अंदर से सपोर्ट करना चाहते हैं, मगर ये मोमेंटम क्रिएट करना ये तो हम, मेरे और आपके जैसे लोगों का दायित्व है। नमस्ते संजीव जी, नमस्ते। बहुत ही अच्छी टॉक। I have a few comments to make on the comments that people have made here. एक तो कमसिन वाला जो आपने कहा था, मेरा वो कमेंट हमेशा डिलीट कर देते हैं यूट्यूब से, क्योंकि 51 साल के प्रॉफिट ने 6 साल की आयशा से शादी की थी, और जब वो 9 साल की हुई थी तो उसे कॉन्जुमेट किया था। सो आई राइट दैट दे हैव अ फेटिश फॉर प्री प्यूबसेंट गर्ल्स। उनकी अगर हीरोइंस देख लो ड्रामाज में कहीं पे भी, तो वो छोटी छोटी सी बचकानी सी आवाज में दिखाते हैं, और मेरे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं हमेशा। खैर यूट्यूब, so this was the comment I had to make for the Kamsin, because their tradition of young girls, pre-pubescent girls, and their tradition of bachabazi comes from the Prophet himself. Number 2, जो अभी भाषा की बात हुई, somehow I beg to differ. I come from Punjab and I come from Pakistan side of Punjab, और मेरी भाषा में उर्दू मिश्रित है, हिंदुस्तानी है हमारी भाषा। और मैं उर्दू मुस्लिम्स को क्यों दे दूं कह के कि ये तुम्हारी है, वो मेरी भी है। मेरे 3 जनरेशन से तो मैंने सुनी अपनी फैमिली में। उससे पहले कब बोली होगी? ठीक है, किसी टाइम पे, अच्छा एक टाइम पे तो सारे ऑफिशियल काम भी फारसी में हुआ करते थे कलकत्ते तक, तो हमारे तो 3 जनरेशन उर्दू पढ़ते। मेरे ग्रैंडफादर, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ इंडिया आके देवनागरी लिखनी सीखी, नहीं तो पहले वो पंजाबी और फारसी में लिखते थे। तो मैं आई विल रिफ्यूज टू गिव उर्दू टू, वैसे भी वो पाकिस्तानियों की नहीं है, यहाँ से बिहार से और यूपी से लेके गए थे हम, उनकी नहीं है वो भाषा। हाँ, हिंदुस्तानी हमारी भाषा है जिसमें उर्दू मिश्रित है। दैट्स इट। सूरम जी, पहली बात पर मैं आपसे एग्री करता हूँ, सेकंड में थोड़ा सा मेरा आपसे डिफरेंस है, और ये एक अलग चर्चा का विषय होगा। बट इसमें मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कई जनरेशन से हम पारसी का प्रयोग करते थे, देवनागरी लिखनी भी बाद में आरंभ की, मगर वो इसलिए क्योंकि उस समय में भारत वाज फोर्स्ड टू बी अंडर अ रिजीम ऑफ इस्लाम, ऑफ मुगल्स, जिन्होंने फोर्सिबली इसको स्टेट की भाषा बना दी थी, जहां पर उन्होंने बाकायदा वो पूरी की पूरी एक ये इनके फतवों के द्वारा फोर्सिबली, बल्कि इनके यहाँ पर तो ये उर्दू भी नहीं, ये तो फारसी भाषा को ही इन्होंने वो बना दिया था कि मेरी स्टेट की भाषा है, जो काम होंगे वो इसी शब्दावली के साथ होगी, आप इस शब्दावली का प्रयोग नहीं करोगे तो यू आर नॉट अलाउड। तो वो ये जो है ये एक फोर्सिबली एक किया गया था, और जब ये फोर्सिबली किया गया था तो इसीलिए जब जैसे जैसे उनका प्रभुत्व समाप्त हुआ, तो आप देखोगे कि शनय शनय यहाँ पर जो लोकल भाषा है, इवन सिखों ने अपने गुरुमुखी को वापस से रिवाइव करना आरंभ किया, हिंदुओं ने देवनागरी को रिवाइव करना आरंभ किया, क्योंकि उसके पहले तो बोला कि नहीं सब कुछ आप अरबी में लिख लो, वो अरबी से जो उर्दू की जो लिपि है आज के दिन वो है। तो ये देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स, वी वर नॉट चूजर्स, वी वर रिसिपिएंट्स फॉर लॉन्ग पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो उस समय में हमें जो एक संस्कृति के रूप में जो फोर्स करके दे दिया गया था, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। जब ये चीजें टूटी तब, बल्कि ये जो आप जो संस्कृत निष्ठ वाली बात कर रहे हो, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो आपने कहा ना कि सीखी यहाँ पर आके, तो वो सीखने का भी ये जो पूरा ये जो भाषा में संस्कृत भाषा का अधिक बाहुल्य होना चाहिए और विदेशी का ये कम होना चाहिए, इसका सबसे पहले कैंपेन भी या ये मूवमेंट भी ये पंजाब से ही चला है। तो मैं डेफिनेटली एक आर्टिफिशियल भाषा के पक्ष में नहीं हूं, मगर ये बात भी सच है कि यदि
मुगलों ने हम पे या मुसलमानों ने हमारे ऊपर में इन्वेजन नहीं किया होता, तब हमारी जो भाषा होती, वो इन्वेजन नहीं होता तब हमारी जो भाषा होती, वो भाषा अभी से भिन्न होती। पहली बात। दूसरी बात है, अंग्रेजी और उर्दू में मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस करता हूं कि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भी कोई कह सकता है, लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये भी तो विदेशों की भाषा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंग्रेजी जो भाषा है, विदेशी कोई अंग्रेजी भाषा को पुश करने के लिए यहाँ पर नहीं आया था। और अंग्रेजी भाषा जिन लोगों ने हमारे इसमें हमारा साथ दिया, तो इंग्लिश वॉज अ मच वाइडर एरिया वहां पे रहता, मतलब जहाँ पर भाषा प्रयोग होती थी, तो वो भी प्रयोग करते थे। लैटिन से निकली है, एंड इंग्लिश इज अ यूजफुल लैंग्वेज, इट्स अ लिंगुआ फ्रैंका। English became successful not because of any other thing, but because English was a language जिसके अंदर में साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह को उस समय में आर्टिकुलेट करना, प्रेजेंट करना सरल होता था। उर्दू भाषा जो है, अगर आप उर्दू की एब्सोल्यूट बात करें, अगर आप हिंदुस्तानी की बात करें, तो उसके अंदर में एक हमारी संस्कृत और देशज भाषाएं, उनका एक रोल है, और एक उर्दू का जो उर्दू वाला पार्ट है। संस्कृत देशज का तो एक अपना एक वंडरफुल एक आपको रूट्स मिल जाएंगे, एक विजडम मिल जाएगा। उस वाले का कोई प्रैक्टिकल, कोई वो केवल अगर आप उर्दू की बात करें तो उसका कोई आपको इनपुट, कोई आपको योगदान कहीं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, बल्कि उनको तो शब्द भी यहाँ से लेने पड़ते हैं जहां पर भी कोई सीरियस बात करनी हो वो हो। तो इसीलिए एक ये चला कि जब व्हेन वी आर नाउ फाइनली बीइंग एबल टू बिकम फ्री, तो हम अपने आप को अपने मूल संस्कृति, मूल धर्म की तरफ ले जाने का प्रयास करें। तो ये है। और हाँ, ये जो आपने बात करी कि हाँ हम उनको क्यों दे दें, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि ये हम अपने रिफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। बट ये बात भी सच है कि अरेबिक इन्फ्लुएंस इस भारत में इन्वेजन के थ्रू आया, एंड दैट इज व्हाई इट शुड बी आवर ड्यूटी। मतलब ये मेरा मानना है, वी कैन हैव अ लॉन्गर डिस्कशन ऑन दिस। ये मेरा मानना है कि हमें इस इन्फ्लुएंस को कम करके जो हमारी मूल संस्कृति, यदि इन्वेजन नहीं हुए होते और जो हमारी भाषा का प्रारूप होता, उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। एक थोड़ा सा फॉलो अप कमेंट, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, बीइंग एन इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट। तो उनपे फ्रेंच ने ऑक्यूपाई किया, तो उनमें फ्रांसीसी वर्ड्स आ गए। हाँ बिल्कुल किया तो वो आ गए, तो उससे ना भाषा रिच होती है। अब मैं काफी सारा स्पिरिचुअल लिटरेचर ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश से हिंदी में। मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी में शब्द ही नहीं है इतने जितने इंग्लिश में है। इंग्लिश में रियलाइजेशन, अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट, सबके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। हिंदी में ले दे के मतलब वही है, एक दो ही आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं। चैतन्य मिल जाएगा, या वेलकम टू संस्कृत, वेलकम टू संस्कृत। एंड संस्कृत भाषा अगर आप देखोगे, संस्कृत इज द ओनली भाषा इन द वर्ल्ड जहां पे यू कैन जनरेट वर्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स। और संस्कृत हैज द लार्जेस्ट, संस्कृत माइंड यू, इवन विद द अवेलेबल नंबर ऑफ वर्ड्स, जो जनरेटिव बात को छोड़ दे, इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स एवर इन द अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत। कि आपने जो ये बोला चैतन्य, तो चित्त शब्द से चैतन्य शब्द आया है। हिंदी ने क्या, आप सही कह रहे हैं, कुछ एक वर्ड्स, विशुद्ध चैतन्य मैंने लिखना शुरू कर दिया फॉर अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस, बट स्टिल अवेयरनेस, रियलाइजेशन, चेतना, एक दो ही वर्ड्स हैं। और बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं, चेतना या जागृति। अब आप अवेकनिंग को क्या बोलोगे? जागृति बोलोगे, साउंड्स लाइक अ विमेन्स एनजीओ। बट वो इसलिए मुझे ये हिंदी में आती है, हिंदी में इतने नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हमने इस प्रकार से उसको प्रयोग करना आरंभ कर दिया। हमने जागृति शब्द आया है असल में गम धातु से। गम मतलब अगर वो करे, अगर जागृति मतलब कि गब धातु अर्थात मूव करना। तो जो इस योग्य बन गया कि अब तक मैं निश्चेष्ट पड़ा था, अब मैं मूव कर सकता हूँ, आई कैन बिकम डायनामिक, उसके लिए जागृत शब्द आया है। तो खैर एनीवेज ये एक अलग चर्चा है, बट आई थिंक दैट इज व्हाई आई से, दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई से कि संस्कृत को करना चाहिए। बल्कि मैंने तो कई ये प्रमोट किया, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इवन इन फ्रेंच, आप जो बोले फ्रेंच से ले लिया, उन्होंने जर्मन से ले लिया, उन शब्दों के भी आपको, अधिकांश शब्दों के मैं आपको एक संस्कृत रूट दिखा दूंगा। दैट आई अग्री, बिकॉज सारे ही, ये तो स्टडी है इस पे कि सारे ही जो लैंग्वेजेस हैं, इवन अब आप एक सिंपल सा वर्ड लीजिए, मात्र संस्कृत में फॉर मदर, लैटिन में इट इज MATER, फारसी में जो एंशिएंट लैंग्वेज है इट इज MADER, माद्रे या मात्रे या मेटर,
उसी रूट्स पे सारे हैं। एग्जैक्टली, लैटिन में भी है। मार्केट शब्द है, मार्केट शब्द आया है संस्कृत के मृक्षत शब्द से। मृक्षत अर्थात वहां पर जहां सामान इकट्ठे करके रखे जाते हैं। एडिशन करते हो, एडिशन शब्द आया है संस्कृत के अड्ड शब्द से। अड्ड यानी चीजों को जोड़ना। आप जो काम कर रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, स्पेशली बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना पिक्चर शेयर नहीं करना चाहता, उसका रीजन मैं आपको मेरे प्रश्नों से बता दूंगा क्यों नहीं करना चाहता। पहले ये जो सिनेमा के ऊपर बात हो रही थी, स्वरा भास्कर जिन्होंने ममता बनर्जी से मीटिंग किया था, उन्होंने बंगाल में जो वायलेंस हुई थी, पोस्ट पोल वायलेंस, उसके ऊपर कुछ बात नहीं किया। और उन्होंने ट्वीट किया था हिंदू फोबिया के खिलाफ। आई मीन शी लिटरली ट्वीटेड सेइंग इट इज NRA संघी क्रिएटेड वर्ड, देयर इज नो हिंदू फोबिया। और जब अभिजीत सरकार ने रश्मि सावंत को स्टॉक किया था ऑनलाइन, उनको भी स्वरा भास्कर ने ऐसी कुछ टॉन्ट किया था। तो आप ये जो एटीट्यूड है बॉलीवुड में स्पेशली जो टुवर्ड्स जेनोसाइड टुवर्ड्स हिंदूज, वो मुझे बहुत इमोशनल कर देता है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पंडित जेनोसाइड जो हुआ था, 300,000 पंडित्स को मार दिया, 15,000 भगा दिया गया, 15,000 को मार दिया गया। उसको जब हिंदू फोबिया ना कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है उसको। तो वो एक प्रश्न है, क्यों, व्हाई डू दे डिनाई हिंदू फोबिया सो ब्लेटेंटली। दूसरी है कि वो फ्री स्पीच को मानती है, पर जो सलमान खान है जिन्होंने सेक्रेट स्पीशीज डियर को मार दिया था, प्रोटेक्टेड नॉट सेक्रेट, सॉरी, उनके साथ डांस करने लगती हैं, वहां उनको कुछ दिखाई नहीं देता उनकी क्रिमिनल एस्पेक्ट। और जो एलिजेडली उन्होंने रोड के ऊपर फुटपाथ पे जो सो रहे थे उनको मार दिया, उसको दिखाई नहीं देता इनको अपना हिपोक्रेसी या मी टू मूवमेंट हो उन्हीं के अंदर। उसके बारे में जब कुछ नहीं दिखाई देता और हिंदुओं को टॉन्ट करते रहते हैं, ये कौन सी, ये जो हिपोक्रेसी है ये टुवर्ड्स हिंदूज, ये मुझे बहुत हर्टफुल लगता है। मैं खुद हिंदू, अपने आप को थोड़ा एग्नोस्टिक मानता हूँ, पर फिर भी मेरी फैमिली हिंदू है। तो मुझे बहुत हर्टिंग लगता है, क्योंकि मैं दोनों की तरफ बात करता हूँ, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। whenever they are abused, I try to stand up for both. पर जब ये जो सेक्युलर अपने आप को सेल्फ टैग करते हैं, वो जब बोलते हैं कि हिंदू फोबिया डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज क्रिएटेड बाय NRA संगीस, तो क्या क्या किया जाए और क्या कहा जाए इनको, वो एक प्रश्न है। और दूसरा है जो औरंगजेब को आजकल बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं लोग, स्पेशली विद प्रोफेसर लाइक ऑड्रे टुस्के। मैं US में रहता हूँ, अगर मेरी पिक्चर पब्लिक हो गई ना, तो यहाँ पे कैंसिल कल्चर बहुत चल रहा है, तो मैं अपने आप को पब्लिक नहीं करना चाहता। तो ऑड्रे टुस्के और बाकी लोग जो औरंगजेब जिसने अपनी सिस्टर, फादर और ब्रदर तीनों का कत्ल किया, और गुरु टेक बहादुर, बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया, तो उनको आजकल हीरो बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? आई मीन वो दूसरी प्रश्न है। और तीसरा ये सेम जो मैं स्वरा भास्कर के साथ जो ममता बनर्जी को मिलने के लिए गए थे, महेश भट्ट, जो 26/11 RSS की साजिश बुक रिलीज किया उन्होंने, तो ये झूठ जो फैलाने की कोशिश है बॉलीवुड की तरफ से, डिनाइंग हिंदू फोबिया, 26/11 RSS की साजिश, इसको अगर चैलेंज करो तो बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, अगर चैलेंज ना करो तो फैलते रहते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? और लास्ट में मेरा क्वेश्चन है, क्या इंडिया में कभी UCC आएगा? ओके, मैं संक्षेप में देता हूँ। मुझे लगता है कि स्वरा भास्कर और महेश भट्ट आदि हिपोक्रेट्स नहीं है, क्योंकि वो अपने एजेंडा को लेकर बहुत ऑनेस्ट है। स्वरा भास्कर जी 2007 में या 8 में, और जिस समय में यहाँ पर
वाराणसी में या कहीं पर आतंकवादी पकड़े गए थे बॉम्ब ब्लास्ट करने के चक्कर में, पाकिस्तानी आतंकवादी जो इन्फिल्ट्रेट कर कर आए थे, उस समय में वो पाकिस्तान गई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने अपने फादर के नेवी में या कहीं आर्मी में कनेक्शंस को जुगाड़ करके, हमें वीसा नहीं मिल रहा था, हमने जुगाड़ करके मतलब सेटिंग करके पाकिस्तान की वीसा लिया और वहां के कार्यक्रम में जाकर बोला कि पाकिस्तान के लड़के अच्छे होते हैं, पाकिस्तान के लोग अच्छे होते हैं, लाहौर से बढ़कर कुछ है नहीं। तो उन्होंने तो अपनी लॉयल्टीज बिल्कुल तब से ही स्पष्ट कर रखी है और आज तक भी स्पष्ट कर रखा है और उसी लॉयल्टी के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि शी हैज बीन वेरी लॉयल टू हर पाकिस्तानी इंस्पिरेशंस, हर पाकिस्तानी मोटिवेशंस, और अब तक वो यही काम कर रही हैं। वो बहुत बहुत इस बारे में क्लियर है। जहां तक आपने बात की महेश भट्ट की, महेश भट्ट जी की भी लॉयल्टीज बहुत क्लियर है। उन्होंने तो एक फिल्म ही इसी के ऊपर बनाई थी कि उसके फादर ने किस प्रकार से ये अपने कुछ अपनी फैमिली के ऊपर में करके, एंड ही मेड इट वेरी क्लियर कि ही इज प्रैक्टिकली ही हैज नो इंटरेस्ट इन हिंदुइज्म। एंड वो आरएसएस जो साजिश उन्होंने किया तो उस समय में उन्होंने एक भाषण भी दिया था और जिसमें कहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें इसका जवाब देना होगा, हमें करना होगा। तो he has been doing this. He has been sharing stage with Zakir Naik and hailing him as the greatest scholar or whatever. तो इनके तो बहुत क्लियर है। सेम बात है ऑड्री टुशी के साथ में या whatever, I don't know how to pronounce her name. बट ये ऑड्री भी जो है वो बहुत क्लियर है, उसको औरंगजेब को ग्रेट दिखाना है बिकॉज शी हैज अ प्रॉब्लम विथ हिंदुइज्म। उत्तर इसका क्या होना चाहिए? उत्तर उसका ये होना चाहिए कि कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग and keep pushing, keep pushing it towards them more and more and more and more, and let them feel cornered. अभी स्वरा भास्कर जी कंप्लेन कर रही हैं कि उनको खुद इंडस्ट्री के अंदर में भी लोग अब उनको काम नहीं दे रहे, बेरोजगार हो रही है वो, क्योंकि ये इन विषयों के कारण उनको पसंद नहीं किया जा रहा। तो अंदर में घर्षण हो रहा है, क्रैक्स बनने आरंभ हो गए हैं सामने वाली पार्टी में। तो आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ अ कंसर्न। व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें अधिक से अधिक लोगों तक अवेयरनेस फैलाना होगा और ये बात भी समझना पड़ेगा कि विशेष रूप से मुगलों के इस हैलो को बरकरार रखने के लिए, उसको स्थायी रखने के लिए और बहुत कुछ अभी क्रिएट होगा। जैसे ग्रेट मुगल्स एक सीरियल क्रिएट हुआ, अभी बहुत कुछ क्रिएट होगा। दैट इज देयर लास्ट डिच डेस्परेट अटेम्प्ट एंड वी हैव टू जस्ट काउंटर इट विदाउट फीलिंग एनी रिमोर्स या सॉफ्ट कॉर्नर एक्सेट्रा। अब मुगलों के बारे में मैं बता दूं कि मेरी एक पुस्तक है, मेरी और डॉक्टर वाशी शर्मा की एक पुस्तक है नेकेड मुगल्स। मैंने कभी उस पुस्तक की बहुत अधिक पब्लिसिटी नहीं की, कुछ नहीं किया, एंड वी आर बिजी इनटू अदर थिंग्स, मगर 2017 में या 18 में हमने लॉन्च की थी इस बुक को। आज तक अमेजन में इस्लाम कैटेगरी की नंबर 1 बेस्ट सेलर है। एंड इफ यू रीड दैट बुक आपको पता चलेगा कि जिसमें हमने औरंगजेब से लेकर अकबर और ये शाहजहां सबके पूरी परतें खोली हैं। एंड दैट बुक हैज बीन कंसिस्टेंटली द नंबर 1 बेस्ट सेलर इन इंडिया विदाउट एनी मार्केटिंग। तो विच मीन्स कि ये ऊपर से ऑर्डर टूशी कुछ भी वहां पर बोले और आपका स्वरा भास्कर कुछ भी ग्रेटनेस करे, बबल तो इनका बर्स्ट हो रहा है। तो लेट्स जस्ट कीप पुटिंग द प्रेशर। धन्यवाद। Yes, so my question was, are the current actors and actresses aware, or like are they negligent these things, or are they really hating Hindus? Okay, मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री में 3 प्रकार के लोग हैं। There are some people who definitely hate Hindus. I don't want to take name because it will become problem for Sangam Talks, but I mean from their tweets and from their messages things are very obvious. There are certain people, certain shires जो कहीं ना कहीं उनको एलर्जी है। उनमें से कुछ अपने फोर फादर्स के ग्रेट फ्रीडम फाइट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं और जिनके बारे में हमने बताया कि नहीं वो तो ब्रिटिश के बूट लीकर्स थे एंड जिहाद का कॉल दिया था एंड ऑल। तो देर आर डेफिनेटली अ सेट ऑफ पीपल जिनको प्रॉब्लम है। देन देर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जिनको कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज बॉलीवुड का कल्चर ही ऐसा है कि हाँ भाई जो कैमरे के आगे बोला ये एक्टिंग कर दो तो चलो ये एक्टिंग कर दो, ये नाच लो, ये कर लो। तो वो वहां के
मूर्ख पार्टिसिपेंट्स हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि तालिबान के पूरे ग्रुप में ऐसा नहीं है कि तालिबान के जितने भी सोल्जर्स हैं सबने कुरान को पढ़ के और कोई इस्लामिक, भले जिस भी आइडियोलॉजी को, फेनेटिक आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को मानते हैं, उसको भी पढ़ रखा है। इट इज जस्ट कि दे आर, बाकी तो है, बाकी सब चलो साथ में जिससे हमें काम मिलता है वो चलो उसके हिसाब से करो। और तीसरे जो है वहां पर कुछ है जिनको मैं कहूंगा विशुद्ध बेपैंडे के लोटे। तो विशुद्ध बेपैंडे का लोटा जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो जिधर ढलान होती है वो इधर घूम जाएगा, फिर इधर ढलान होगी उधर हो जाएगा। तो अब कभी वो लक्ष्मी बॉम्ब बनाएगा, कभी वो राम सेतु बनाएगा। तो ये लोग सबसे स्मार्ट होते हैं। सो दे आर द इंटेलिजेंट पीपल। और उनको पता है कि सम्मोहन के अंदर में पब्लिक तो मूर्ख है। वो जो एक कई बार यू नो ये सरस्वती माता का एक ऐसी उनकी कृपा है कि कई बार बहुत अयोग्य व्यक्ति के मुख में भी से भी कई बार अच्छी वाणी प्रस्फुटित हो जाती है, एटलीस्ट सच प्रस्फुटित हो जाती है, जबकि भाषा कैसी भी रही हो। तो जैसे वो एक फिल्म में वो डायलॉग था, जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे। तो वो एक बिल्कुल फैक्ट है कि जब तक ये सम्मोहन है ये गेम चल रहा है। तो ये तीनों का एक मिक्स एंड मैच है। हाउएवर द पीपल हु आर बिहाइंड इट्स फंडिंग, जो इसको ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं, दे आर द पीपल जो कि देयर इज अ बिग कंसर्न। जहां से इनको इनके फंडिंग मिलते हैं, जहां से इनके पैसे की रियलाइजेशन होते हैं, जहां पे इनके ऐसा होता है कि जिसके कारण एक भारत के, हरियाणा के रेसलर्स के ऊपर बनी हुई फिल्म दंगल चाइना में जाकर सबसे हिट हो जाती है फॉर सम क्वेश्चनेबल रीजंस। तो दीज आर द थिंग्स जो उनको ड्राइव कर रहा है। ये जो ड्राइवर्स है दे आर द रियल कॉज ऑफ कंसर्न। और जिन ड्राइवर्स के कारण कभी किसी एक अपने समय के टॉप एक्टर के यहाँ पर AK-56 मिल जाता है और मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और उसके साथ में लिंक्स पाए जाते हैं, वोरा कमीशन की रिपोर्ट नहीं निकल कर आती। और जब कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं तो उनको बड़ा ग्रेट वेलकम मिलता है। एंड पीपल हु आर, जिनकी कोई फिल्में हिट नहीं गई, फ्लॉप फिल्में की है, न्यू एक्ट्रेस हु हैज कम एंड फिल्म भी हिट नहीं गई है, कोई उसका कैरियर नहीं है, बट देन वो वर्सोवा बीच के ऊपर में ग्रैंड बंगला खरीदती है। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो दोज आर द थिंग्स दैट कॉज कंसर्न। धन्यवाद। एक और प्रश्न है चैट बॉक्स में। हम सभी किस तरह बारीक निरीक्षण करके बॉलीवुड के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं और लोगों को सजग कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये कि डेफिनेटली आपके कार्य को थोड़ा सरल बनाने के लिए जेम्स ऑफ बॉलीवुड रेगुलरली क्लिप्स डालता है और भी डालता रहेगा। और अब ग्रेजुअली हमने थीम बेस्ड क्लिप्स भी बनाने आरंभ कर दिए हैं, जहां पर हम पैटर्न्स दिखा रहे हैं अलग अलग फिल्मों के क्लिप्स को दिखाकर। तो एक तो उनको जितना अधिक हो सके लोगों को प्रमोट करिए। और दूसरा बात है कि देखिए, किसी भी अधर्म का मैं गीता के रेफरेंस में बोलूंगा कि अधर्म का काट हमेशा सदा धर्म ही होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य ही अपना मित्र है, मनुष्य ही अपना शत्रु है। तो हमें अपने अंदर के मित्र को जागृत करना पड़ेगा। धर्म की चिंतन, धर्म, देखिए एक लोग भूल नहीं, जो एंटरटेनमेंट की भी बात हुई ना, अभी एक एजम्पशन हो गया है कि एंटरटेनमेंट धर्म से अलग ही होता है, जबकि सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक तो एंटरटेनमेंट और धर्म एक ही थे। उसी व्यक्ति को जब एंटरटेन होना होता था तो वो भजन गा लेता था, और जब उसको सीरियस काम करने होते थे तो वो अपने व्यवसाय में लगता था। तो ये भजन भी जो थे, ये भजन एंटरटेनमेंट ही था। इट वाज हेल्दी एंटरटेनमेंट। जो आप बिल्कुल मगन होकर जो लोग आरती गाते हैं, भजन करते हैं, नाचने लग जाते हैं, ये एंटरटेनमेंट नहीं है क्या? एंटरटेनमेंट, इससे अच्छा आनंद आपको कहाँ मिलेगा? तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने भीतर आत्मचिंतन करके, जो हमारे धर्म के मूल स्वरूप है, हमारे धर्म के आधार है, हमारे अंदर जो गीता के ज्ञान है, हमारे जितने शास्त्र है आदि, उनका मुझे लगता है कि अधिक अध्ययन होना चाहिए। अपने जीवन, अपने आचार विचार में अधिक से अधिक धर्म को संलग्न करना चाहिए। अब क्या कारण है कि 2014 के पश्चात, जबकि एक प्रो हिंदू सरकार आई है, उसके बाद में भी लोगों का हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। वेद नहीं पढ़ रहा कोई, वेद हमारे धर्मों का आधार है। उपनिषद नहीं पढ़ रहे। दर्शन ग्रंथों के बारे में बताऊं, 6 दर्शन, अच्छा 6 दर्शन भी है हमारे, नहीं पता। ये इनके, देखिए इतने समय तक इन्हीं के अध्ययन, इनके ऊपर डिबेट्स होते थे। आप पूरे मध्यकाल को देखो तो भारत के अलग अलग विद्वान जो थे, लोग आपस में आर्ग्यू करते थे एक ही गीता के ऊपर में।
रामानुजाचार्य के ने एक अलग भाष्य लिखा, शंकराचार्य का अलग भाष्य है, माधवाचार्य का अलग भाष्य है, और आपस में शास्त्रार्थ हो रहे हैं कि नहीं मेरे विचार में आत्मा ऐसी है, नहीं मेरे विचार में ऐसी है। ये जो ऊहापोह जो करते थे, ये अपने आप में ये धर्म का संवर्धन करता था। अब वो ट्रेंड हम समाप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका रिवाइवल होना चाहिए। अपने ग्रंथों को पढ़ें, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। और मैं सच आपको कहूं कि ये एक ऐसा आपको नशा इस पर आएगा कि ये सारे बॉलीवुड सबके नशे सब टूट जाएंगे। और जब ये आपकी धर्म की पकड़, जब आपका धर्म की आधारशिला, जब आपका धर्म का मेरुदंड सुदृढ़ होगा, तो अपने आप ये आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कचरा है, ये कचरा है, ये कचरा है। वो जैसे जब कोविड होता है तो कई दिनों तक स्मेल चली जाती है, मगर उसके बाद जब स्मेल आती है तो कहीं भी दुर्गंध आती नहीं, यहाँ दुर्गंध है, व्यक्ति दूर होता है। तो ये कोविड का प्रभाव से हम दूर जाएंगे। अपने घ्राण शक्ति को यदि हम प्रबल करेंगे तो अपने आप आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप फील आ जाएगा कि नहीं ये गलत है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। मुझे लगता है कि और उसके लिए अगर हिंदू ये कहे कि हम क्या करें, हम धर्म को क्या करें, जिसका धर्म का सबसे अधिक, सबसे रिच, सबसे समृद्ध एक एक उसके पास में पुस्तकालय है, एक उसके पास में संपदा है, तो उसके बाद तो फिर बाकी का तो फिर हम क्या कह सकते हैं। तो लेट अस गेट बैक टू आवर रूट्स। धन्यवाद। एक प्रश्न और है, राजन जी ने ये प्रश्न पूछा है। आज उर्दूवुड और उसके घटक जैसे नेटफ्लिक्स, रील्स आदि मनोरंजन के माध्यम के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं। उर्दूवुड का विकल्प क्या होगा? कुछ सकारात्मक विकल्पों का पर प्रकाश डालें जिससे लोगों को, विशेषतया युवा वर्ग को बचाया जा सके। I see this is a redundant question, so you may choose to ignore it as well. ओके, वेरी ब्रीफली आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स ने अभी चिंता व्यक्त की है कि भारत में नेटफ्लिक्स को लॉस हो रहे हैं। और जितने भी ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये सब भी बेचारे ये लोगों का इंटरेस्ट को कैप्चर नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियली दे आर नॉट एक्साइटिंग पीपल एनफ। तो ये लोग नेचुरली इससे अलग जा रहे हैं। जहां तक आपने बात की ऑल्टरनेट को हम कैसे प्रमोट करें, तो यस डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म। मैं बहुत उसको इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट ये होना चाहिए कि एक ऑल्टरनेट फिल्में भी क्रिएट हो, ऑल्टरनेट म्यूजिक भी क्रिएट हो, या जो क्रिएटेड हो उनको नर्चर किया जाए, उसके लिए ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स बने। और मुझे लग रहा है कि जब लोगों का ये पहला फेज है, जब लोग एटलीस्ट अवेकन हो रहे हैं, नीड बन रही है कि नहीं ये कचरा है, और जब ये नीड एक लेवल से आगे बढ़ेगी तो अपने आप लोग इसके ऊपर वॉलंटियर करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे कि ओके चलो हम एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, हम इसमें ऐसा योगदान देना चाहते हैं, एंड देन यू विल सी कि अपने आप ऑल्टरनेट क्रिएट हो जाएंगे। द फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए कहते हैं सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपने अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करिए, अपनी इच्छा शक्ति। तो आई थिंक द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप हैज ऑलरेडी बिगन, रेस्ट इज जस्ट कोर्स ऑफ टाइम। अपने आप प्रकृति अपने आप करवाएगी। लोगों ने एंटरटेनमेंट की बात की, तो व्हाई इज दैट कि यू नो मेटिकुलसली वॉचिंग अ संगम टॉक, अलग अलग विद्वानों को बुलाकर करते हैं, व्हाई इज दैट नॉट एन एंटरटेनमेंट? हम क्यों इस प्रकार के एंटरटेनमेंट को इग्नोर कर रहे हैं? इजीली अवेलेबल है। अगर आज भी हम देखें तो कितने घंटा, सवा घंटा, तो कितना टाइम हो गया, तो एक कितने में आप एक बकवास उर्दूवुड की मूवी देखते हो, हमने ये कर लिया। और इतने इतने स्कॉलर्स, एंड आई टेल यू, सो मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू संगम टॉक्स। इनको ट्विटर में भी फॉलो करें, यूट्यूब में फॉलो करें, एंड प्लीज बिकॉज दे कॉल अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स, और आपकी ज्ञान की भी अभिवृद्धि होगी एंड आपको एंटरटेनमेंट भी आएगा। धन्यवाद।